Hello, fellow aspirants. I once again welcome you all to the YouTube channel of संविधान आईएएस। जैसे कि आप जानते हैं, हम इंडियन पॉलिटी की एक कंप्लीट सीरीज को लेके चल रहे हैं, जिसमें आज इट इज आवर फोर्थ लेक्चर टुडे। द टॉपिक्स कवर्ड इन टुडेज लेक्चर आर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो इसको हम एक साथ क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तो हम साथ में पढ़ते ही हैं, बट गवर्नर के जो प्रोविजंस है वो काफी सारे जो हैं प्रेसिडेंट के साथ मैच करते हैं। इसलिए we are taking up the governor along with president. So let's not waste any time and jump straight into the topic. So president, हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है, वी फॉलो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके बारे में हम और डिटेल से बात करेंगे अभी। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट किया था, और इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है। और जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट यूनियन लेती है, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस, जितने भी एक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है, जितने भी लॉज को एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, दे आर टेकन अप इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। उनके नाम पे ये सारे एक्शंस लिए जाते हैं। सो फर्स्ट, ही और शी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। इसके बाद पार्ट 5 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेसिडेंट के बारे में स्पेसिफाई करता है, उनके प्रोविजन स्पेसिफाई करता है। अब प्रेसिडेंट क्या है? जो प्रेसिडेंट है वो मिनिस्ट्रियल एडवाइस पे चलते हैं। वो मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रेसिडेंट है वो डी जोरे हेड है। डी जोरे हेड ये एक इटालियन, एक फ्रेंच वर्ड है। इसका डी जोर का मतलब क्या होता है? इन लॉ, कानूनी तौर पे तो हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, बट डी फैक्टो, इन रियल, असलियत में कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दे कॉन्स्टिट्यूट द रियल एंड इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव। वो जो है हमारी रियल और असली जो इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव है, वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। क्योंकि जो चीज प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को करने के लिए बोलेंगे, प्रेसिडेंट को वो मानना पड़ेगा, और काम जो होगा वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। सो ही इज इन लॉ डी जुरे हेड है वो स्टेट के, वेयर एज डी फैक्टो इन रियल जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। देन देयर इज, एज वी नो कि हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज हाईली बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जो सेम पोजीशन है प्रेसिडेंट की, वो किंग को दी जाती है। किंग ऑफ इंग्लिश कंट्री, या फिर आप इसको किंग ऑफ इंग्लैंड भी कह सकते हैं। उनकी जो पोजीशन है, उनका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो किंग का रुतबा है, वही जो है हम प्रेसिडेंट को देते हैं। वो भी हेड ऑफ द स्टेट है। ही इज नॉट, और शी इज, किंग इज नॉट द गवर्नमेंट। दे आर द, और ही और शी इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट द गवर्नमेंट। सेम केस में इंडिया में भी प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट द गवर्नमेंट। ओके। एंड जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे रूल नहीं करते। किंग जो है वो नेशन को रिप्रेजेंट करता है, रूल नहीं करता है, रूल गवर्नमेंट करती है। उसी तरह प्रेसिडेंट भी हमारी जो स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके एग्जीक्यूटिव, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, उसका रियल एग्जीक्यूटिव हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। जो प्रेसिडेंट है ना, वो मोर ऑफ अ सिंबल है, सिंबल ऑफ आवर कंट्री। ओके, सिंबल ऑफ द नेशन। उनकी जो प्लेस है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सेरेमोनियल है। सेरेमोनियल डिवाइस मतलब आप कह सकते हैं कि नाम की है, एक सेरेमोनियल डिवाइस है, एक सील है, एक रबर स्टैम्प कहते हैं प्रेसिडेंट को, कि उनके नाम की सिर्फ स्टैम्प है। उनके नाम पे जो काम किए जाते हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। ही इज नॉट द रियल डिसीजन मेकर। द रियल डिसीजन मेकर ऑफ आर एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके। अब इसके बाद, प्रेसिडेंट के इंट्रोडक्शन के बाद, हम आ जाते हैं व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको किस तरह की क्वालिफिकेशंस चाहिए? तो सबसे पहले ये है कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। देन कम्स दैट यू शुड बी हैविंग अ मिनिमम एज ऑफ
35 years. Okay. And to be qualified या to be elected as member of लोक सभा, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसकी, लोकसभा के मेंबर होने की क्वालिफिकेशन आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए। यू शुड मीट द क्वालिफाइड क्राइटेरिया, जो कि किसके लिए है, लोकसभा के मेंबर के लिए है। तो अगर आप लोकसभा के मेंबर का क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो भी ये वन ऑफ द क्वालिफिकेशंस हैं टू बी इलेक्टेड फॉर द office of president. And again, there should not be any office of profit. You should not hold any office of profit under the union government या फिर state government, यूनियन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही अंडर आप कोई, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के अंडर भी आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते। ओके, सो ऑल दीज आर क्वालिफिकेशंस ऑफ फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। Next, we move on to conditions. What are the conditions for the office of president? अब क्वालिफिकेशंस और कंडीशंस में क्या होता है, क्वालिफिकेशन तो आपकी जो है कि आपको ये चीजें अटेन होनी चाहिए, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्वालिफाई करनी चाहिए। लेकिन कंडीशंस ये हैं कि ये चीजें आपको किस तरह, ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके होते हुए आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है उसमें नहीं जा पाएंगे। वो सबसे बड़ी चीज क्या है कि ही और शी, अगर प्रेसिडेंट कोई बनना चाहता है, अगर उनके इलेक्शंस में खड़ा होना चाहता है, तो दे शुड, ही और शी शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होते प्रेसिडेंट, तो आप किसी भी हाउस, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होने चाहिए। नॉट अ मेंबर, शुड और शैल नॉट बी ए मेंबर। किसके मेंबर नहीं होने चाहिए, हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, देन देयर इज अनदर कंडीशन कि अगर कोई मेंबर आइदर हाउस का है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर है या लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का मेंबर है, वो अगर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो जाता है, तो उनकी जो पार्लियामेंट या लेजिस हाउस, किसी भी हाउस के, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, लोकसभा, राज्यसभा या लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस, अगर बाई कैमरल है तो बाई कैमरल मैं आपको बता चुका हूं जिसके दो हाउसेज होते हैं। अगर यूनिकैमरल है मतलब एक ही हाउस है, जैसे खाली असेंबली है, काउंसिल नहीं है, तो उस केस में अगर आप कोई भी मेंबर हैं इनमें से किसी भी चीज के, किसी भी हाउस के, तो अगर आपका पार्लियामेंट, अगर आपका प्रेसिडेंट इलेक्शन में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो आपकी जो सीट है वो वेकेट हो जाती है। सीट इज डीम्ड, डीम्ड मतलब उसे मान लिया जाता है कि वो आपने खाली कर दी है। ओके, नाउ द सीट इज डीम्ड टू बी वेकेटेड अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं। नाउ द प्रेसिडेंट shall also shall be also entitled to such emoluments या फिर अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट को ऐसे कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं जो किसके द्वारा तय की जाती हैं, पार्लियामेंट के द्वारा तय की जाती हैं। और ये जो एम्यूलमेंट्स या अलाउंसेस हैं वो प्रेसिडेंट के टर्म के दौरान घटनी नहीं चाहिए। दे शुड नॉट बी डिमिनिशिंग। मतलब अगर आपने एक बार चीज एक प्रेसिडेंट को दे दी, एक सर्टन एम्यूलमेंट या सर्टन आपने उनको कोई अलाउंस दे दिया, सपोज मैं कहता हूं कि सैलरी ही दे दी, या फिर कोई प्रिविलेज दे दिया, तो उसको जब तक प्रेसिडेंट रिटायर नहीं होते तब तक आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, उनके टर्म के दौरान उसको घटा नहीं पाएंगे। चेंज तो खैर बढ़ा तो सकेंगे ही, लेकिन घटा नहीं पाएंगे उस चीज को। सो दैट is another condition for the office of president. Now comes what is the electoral college। जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं तो उनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या कंसिस्ट करता है। इलेक्टोरल कॉलेज होता है कि कौन कौन लोग उनके इलेक्शन के लिए, उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह का इलेक्टोरल कॉलेज है उनका। लेट अस लुक एट दैट। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन। ये मैंने आपको शायद बताया पहले कि प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट जो इलेक्शंस होते हैं वो किए जाते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो जब
कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया है, जैसा मैंने बताया, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन जो प्रिस्क्राइब किया प्रेसिडेंट के लिए, तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, जो पीपल ऑफ इंडिया है वो उनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हम और आप जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, जो नॉर्मल आम लोग हैं, जो इस देश के सिटीजन्स हैं, आम सिटीजन्स हैं, वो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है वो किन चीजों से बनता है, कौन लोग उनको इलेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट इज, पहली चीज, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा राज्यसभा, यानी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, both houses of parliament, or rather I would say members of both the houses. Okay, that is members of both houses of the parliament, राज्यसभा के मेंबर भी, लोकसभा के मेंबर भी, इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो पार्लियामेंट में जो बैठे हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। देन देयर इज members of legislative assemblies. Okay, members of legislative assemblies, legislative assemblies कहाँ पे होती हैं? स्टेट में, legislative assemblies of the states. Okay, then comes a third category of uh, members who are responsible or who are allowed to take part in the election of the president, और वो लोग कौन है? इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के यूनियन टेरिटरीज के। ओके, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज। कौन सी यूटीज? दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन तीन यूटीज के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं वो भी जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। नाउ कम्स, कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के इंडिया के? तो हु डोंट हु डोंट पार्टिसिपेट, कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन से नॉमिनेटेड मेंबर्स? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो नहीं करते हैं पार्टिसिपेट। लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। किसी यूटी यानी कि दिल्ली पौंडीचेरी जो हैं उनके नहीं करेंगे पार्टिसिपेट, दिल्ली पौंडीचेरी जे एंड के यूटीज लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, and all the members of state legislative councils। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ होती है? जहां स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। बाई कैमरल, आई हैव अगेन अगेन एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू, बाई कैमरल लेजिस्लेचर जहां पे दोनों हाउसेज होते हैं, मतलब अपर हाउस भी होता है, लोअर हाउस भी होता है। पार्लियामेंट में बाई कैमरल है हमारा, जो कि है अपर हाउस लोअर हाउस, यानी कि जो कि हमारी दो हाउसेज हैं, लोकसभा है राज्यसभा है। उसी तरह स्टेट में अगर दो हाउसेज हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो दोनों हाउसेज में से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसका कोई भी मेंबर नहीं कर सकता, वेदर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। बाकी जो मैंने बताया उनके नॉमिनेटेड मेंबर्स, ओके, इनके तो ऑल मेंबर्स, नो वन इज अलाउड, कोई भी अलाउड नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, नॉट इवन इलेक्टेड एंड नॉट इवन द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द state legislative councils, whereas nominated members of House of Parliament, both the houses of Parliament, legislative assemblies of the state, legislative assembly of Delhi Puducherry, जो कि हमारी यूटीज हैं, उनके लिए उनका भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसके बाद आता है मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो व्हाट इज द मेथड फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि हम अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो मेथड क्या है इलेक्शन का? अगेन, जैसे कि मैंने आपको कल जब मैं बता रहा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी मैंने, तो मैंने उसमें बताया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन
बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये इलेक्शन किस किस के लिए किए जाते हैं, मैंने आपको कल मेंशन किया था। तो सेम सिस्टम यहां पे फॉलो किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय, किसके द्वारा, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया है कल के लेक्चर में। अगर आपको वो चीज कल का लेक्चर आपने नहीं अटेंड किया तो प्लीज उसको जाके समझिए। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही डिटेल के साथ, अच्छे तरीके के साथ आपको कल वाले लेक्चर में समझाया। उसके बाद आता है कि अथॉरिटी क्या है कंडक्ट करने की, कौन अथॉरिटी किसकी है इस इलेक्शन को कंडक्ट करने की। तो जो अथॉरिटी दी जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी किसको देता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करवाने की, तो दैट इज नन अदर देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ कम्स वोटिंग। तो वैसे ही सीक्रेट बैलेट से की जाती है। मेंबर्स जो हैं वो अपने वोट कास्ट करते हैं, और अपने रिस्पेक्टिव पार्टी को वो अगर नहीं भी दिखाना चाहें तो नहीं भी दिखा सकते हैं। दे आर नॉट रिक्वायर्ड कि वो अपने पार्टी को बता के वोट करें, कि दिखा के वोट करेंगे ये मैं इसको वोट डाल रहा हूँ। बट जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने आपको कल विप का कॉन्सेप्ट बताया था। तो विप इज द वन हु इंस्ट्रक्ट्स पार्टी मेंबर्स टू डू सर्टेन थिंग्स। ओके, एंड नाउ देर इज अनदर थिंग कि जैसे मैंने आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग में कल समझाया था, हर कोई अपने कैंडिडेट के सामने रैंक डालता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में मैंने आपको क्या बताया था कि हर किसी कैंडिडेट के सामने आप रैंक डालते हैं। आप, आपके सामने बैलेट पेपर होता है, कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, तो आप FPTP मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आप क्या करते हैं कि किसी एक पार्टी के कैंडिडेट को टिक लगाते हैं कि मेरा वोट इसको जाता है FPTP पे। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होती है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसमें आप रैंकिंग करते हैं। आपके सामने 3 नाम या 4 नाम दिए गए हैं, तो आप हर किसी को रैंक देंगे। मेरा पहला चॉइस, मेरी पहली प्रेफरेंस ये कैंडिडेट है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और चौथी चॉइस मेरी ये है। इसमें आपको सारे कैंडिडेट्स को रैंक करना पड़ता है। तो इसी तरह से आप रैंकिंग करके वोटिंग करेंगे। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ वोट्स। तो ये मैंने आपको बताया है, ये आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कल वाले लेक्चर से इसको जाके, फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर इट इज explained इन डिटेल, आप उसको जाके देखिए। उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने काफी डिटेल से समझाया। नेक्स्ट कम्स वैल्यू ऑफ वोट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर ऑफ एवरी इलेक्टर। तो हमने ऊपर इलेक्टोरल कॉलेज जो डिस्कस किया है प्रेसिडेंट का, कि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज होंगे। तो उसी तरह से इन सब जो मेंबर्स होते हैं ना, इनके वोट की वैल्यू बराबर नहीं होती है। समान वोट की वैल्यू नहीं होती है, एक जैसी वोट की वैल्यू नहीं होती है। हर किसी इलेक्टर की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सेम वैल्यू नहीं होती है, उनकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। उस वैल्यू को कैसे डिटरमिन किया जाता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वैल्यू किस तरह से होती है। जैसे यूपी का एमएलए है, अगर एमएलए ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के एमएलए हैं, उनकी वैल्यू जो है, उनके वोट की जो वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू, सपोज एक एमएलए सिक्किम के हैं, उनकी जो वोट की वैल्यू है उससे ज्यादा है। इसका इसका रीजन क्या है, क्योंकि यूपी एक बड़ा स्टेट है, उसमें इसका पॉपुलेशन काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू सिक्किम एक छोटा स्टेट है। तो आपकी स्टेट बड़ी है, उसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहेगी, इलेक्शन में आपके वोट की वैल्यू ज्यादा रहेगी। So that is how the value of votes is considered in the election process of president. Next comes, how do we know value of votes? हमें कैसे पता चलेगा कि किस वोट की वैल्यू कितनी है। तो उसको पता करने के लिए वी हैव सर्टेन फॉर्मूला। अब जो हमारे पास सर्टेन फॉर्मूले हैं, फॉर्म जितने हमारे पास फॉर्मूलाज या फॉर्मूली कहते हैं हम प्लूरल में,
तो उसके बारे में मैं आपको अब नेक्स्ट बताता हूँ। एक और चीज इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको, द पॉइंट विच आई वॉज नॉट रिमेम्बरिंग अर्लियर, कि पार्लियामेंट का जो मेंबर होता है, पार्लियामेंट का जो मेंबर है, उसके वोट की वैल्यू ना एमएलए के वोट से ज्यादा होगी, जो कि पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू है वो एमएलए के वोट से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो यूनियन का बंदा है, वो यूनियन के लेजिस्लेचर का बंदा है, यूनियन के पार्लियामेंट का बंदा है, और एमएलए जो है वो हमारे स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं। तो ऑब्वियस है कि पार्लियामेंट का जो एमपी हैं, पार्लियामेंट में जो बैठ रहे हैं एमपी हैं, उनके मेंबर हैं जो, उनके वोट की वैल्यू एक एमएलए के वोट के वैल्यू से ज्यादा होगी। नाउ कम्स वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए। एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो उसका जो प्रोसेस है कैलकुलेट करने का, जो फॉर्मूला है, वो है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आपकी जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ 1/1000। उसी तरह से एमपी के वोट की वैल्यू क्या है, कि एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, मैंने आपको यहां बताया था ये एमएलए का है और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है। प्लीज क्लैरिफाई दिस, ये आप ध्यान रखिएगा। दिस इज फॉर एमएलए, दिस इज फॉर एमपी। एमपी के वोट की वैल्यू क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ इलेक्टेड एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, जितने स्टेट्स के सारे एमएलए के टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स है, उसको डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ एमपीज के साथ। उसके बाद मतलब सारे एमएलए, सारी स्टेट्स के सारे एमएलए की टोटल वैल्यू जो है वोट्स की, उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज के साथ। तो एक एमपी की वैल्यू निकलती है एक, मतलब सारे के सारे आप जब एमएलए के वोट्स को डिवाइड करेंगे ना, सारे एमएलए को लेके चलेंगे ना, तब जाके उनको एक एमएलए के वोट, एक एमपी के वोट के लिए उसको कंसीडर किया जाता है। सो दैट इज अ बिग थिंग कि एक एमपी के वोट के लिए सारे के सारे एमएलए की कंसिडरेशन की जाती है, सारे के सारे एमएलए को एम्बिट में, उस सर्कल में लिया जाता है। उसके बाद आता है कोटा ऑफ वोट्स। कोटा ऑफ वोट्स मैंने जैसे आपको बताया है, कोटा ऑफ वोट्स क्या होता है? कोटा ऑफ वोट्स होता है कि आपको वोट्स कितने चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। प्रेसिडेंट अगर आपको इलेक्शन क्वालिफाई करना है, अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यू हैव टू क्वालिफाई, यू हैव टू विन द इलेक्शन, तो उसके लिए आपको एक कोटा लेना पड़ेगा वोट्स का। और उस कोटा का फॉर्मूला क्या है, कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, जितने टोटल अमाउंट ऑफ वोट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं, वैलिड वोट्स हैं, उसको आप 1+1 से डिवाइड करेंगे। 1+1 क्या है? टोटल नंबर, वन होता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले में ना हर जगह आपको टू दिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन ये टू आया कहां से? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स या टोटल नंबर ऑफ पीपल टू बी इलेक्टेड। तो यहां पे हमने कितने लोगों को इलेक्ट करना है? एक ही प्रेसिडेंट है तो एक ही को इलेक्ट करना है, तो वो 1 आ जाएगा, और उसके साथ एक प्लस किया जाता है। तो उस वजह से यहाँ पे 2 आता है। तो यू, आपको हर फॉर्मूला में 2 लिखा हुआ मिल जाएगा, बट इट इज एक्चुअली 1+1, क्योंकि 1 जो है वो उस वहां पे फॉर्मूला में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स या टोटल नंबर ऑफ पीपल टू बी इलेक्टेड। अब यहाँ पे हमने एक ही इलेक्ट करना है, तो इसलिए हमने वन लगाया हुआ है। तो आपको इतना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 ही याद रखिए, कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एडेड बाय 1, जो कि मेजोरिटी के लिए होता है। तो जब आप उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपका कोटा निकल जाएगा, और इस कोटे को फुलफिल करके, इस कोटे को क्रॉस करके आप जो है, अगर आप इसको क्रॉस कर देते हैं तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे प्रेसिडेंट का, आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे। देन ये फॉर्मूलाज क्यों दिए जाते हैं? तो ये जो फॉर्मूलाज हैं, जो मैंने आपको अभी ऊपर वैल्यू ऑफ एमपी बताई, वैल्यू ऑफ एमएलए बताई, उनके वोट के वैल्यूज बताई, तो इन फॉर्मूलाज को इसलिए लिया जाता है ताकि जो है हर स्टेट को एक तो फॉर्मूला लेने का ये कारण है कि एक तो सिक्योर है ये, इस तरह से ये प्रैक्टिकेबल हो जाती है चीज काफी,
जितनी प्रैक्टिकेबिलिटी मतलब रियल लाइफ में हर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन दे सकें हम, हर जो हमारी कंसिडरेबल जो यूटीज हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दे सकें, हर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन मिल सके, एक यूनिफॉर्मिटी आ सके अमंग स्टेट्स। और जो पैरिटी है ना, पैरिटी मतलब जो भेदभाव है ना स्टेट के वोट का और यूनियन के वोट का, उसको थोड़ा मतलब यूनिफॉर्म लाया जा सके, उसको एक बराबर सतह पर, एक सरफेस बराबर लेवल पे लाया जा सके। इसके लिए हमने ये फॉर्मूलाज का यूज किया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। देन काउंटिंग ऑफ वोट्स में आपको बता चुका हूँ कोटा ऑफ वोट्स कैसे होता है। उसके बाद इसमें कुछ राउंड्स भी किए जाते हैं, बट दोज आर नॉट एक्सप्लेन्ड हेयर। जो मैंने आपको बताया, मैंने पिछले राउंड में, पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपको कोटा नहीं अचीव होता है तो आप दूसरे राउंड पे जाएंगे, आप फिर से काउंटिंग करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंसेस की जगह उन लोगों की, जो लास्ट वाला कैंडिडेट है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, और उसके वोट्स जो हैं वो बाकी कैंडिडेट्स में डिवाइड हो जाएंगे, उनकी सेकंड प्रेफरेंसेस को कंसीडर किया जाएगा। ये आपको अभी नहीं समझ आ रहा होगा, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, तो अगेन आई एम सेइंग, इस वोटिंग सिस्टम को समझने के लिए आप पिछला लेक्चर देखिए, उसमें आप मैंने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। देन कम्स इलेक्शन डिस्प्यूट। अगर इलेक्शन प्रेसिडेंट का जो है उसमें कोई डिस्प्यूट आ जाए, कोई खलल आ जाए, कोई इस तरह का मतलब अगर कोई लांछन लग जाए, कोई आरोप लग जाए कि इस इलेक्शन में जो है वो फेयर एंड स्क्वेयर नहीं किया गया इलेक्शन, तो इसका जो फैसला होता है वो जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट इज द अथॉरिटी दैट इंक्वायर्स, जो इस चीज के लिए इंक्वायर करेगी कि इलेक्शन फेयर एंड स्क्वेयर है या नहीं। हर डाउट, हर डिस्प्यूट को जो है उसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो आएगा। सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है ऑन इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसके बाद आता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों किए जाते हैं, क्यों हमने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों चूज किए। जैसे हम प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं वैसे ही हम प्राइम प्रेसिडेंट को क्यों नहीं चुन सकते, इसके लिए क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शंस किए गए। तो इसका ये रीजन है कि वो प्रैक्टिकल नहीं था। जो हमारी इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जो हमारी कंट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इंडिपेंडेंस के बाद थी, मतलब हमारा जनरल इलेक्शन में बता चुका हूँ पहले भी, 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, तो 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब देश के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी हम इतना बड़ा इलेक्शन, इतना बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट कर सकें। आपको पता है जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल के बाद, तो वो कितना बड़ा एक्सरसाइज होता है। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ द डेमोक्रेसी। ये पूरी की पूरी डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल, एक त्योहार होता है कि इतने दिनों तक इलेक्शन चलता है, पूरे चहल पहल रहती है पूरे। अच्छा, आप जितना भी समझे, आप बीजेपी को हेट कर लें, या आप कांग्रेस को हेट कर लें, या आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर लें, या आप जनता दल को सपोर्ट कर लें, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक भारतीय नागरिक की तरह सोचें, आप एक इंडियन सिटीजन की तरह सोचें कि जब हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं तो कैसे पूरा देश में मतलब एक चहल पहल रहती है, हर जगह रैलियां हो रही होती हैं। इसको एक पॉलिटिकल एंगल से ना सोच के एक नेशन के, एक नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज, एक डेमोक्रेसी की एक्सरसाइज के हिसाब से सोचिए, तो दैट इज अ बिग थिंग। वो एक फेस्टिवल की तरह ही होता है एक इंडियन सिटीजन के लिए। तो जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है लोकसभा के इलेक्शंस के लिए, उसको हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए करेंगे। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन, एक तो हमारे पास उस समय इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम बार बार इस तरह की एक्सरसाइज कर सकें साल में, 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद। और उसके बाद प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे इतने मतलब फिगरेटिव हेड हैं, सेरेमोनियल हेड हैं। वो एग्जीक्यूटिव की ताकतें उनके पास नहीं है। उनको, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो हमारी एड एंड एडवाइस है उनके मुताबिक काम करना पड़ता है। तो ये एक सेरेमोनियल पोस्ट है, ये एक स्टैम्प पोस्ट है, मतलब एक रबर स्टैम्प है प्राइम प्रेसिडेंट, सिर्फ नाम चलता है उनका, उनका कोई फैसला खुद से नहीं आता है। तो इस चीज के लिए, इस पोस्ट के लिए अगर आप इतनी बड़ी पूरी जनता से इलेक्शन करवाएंगे तो उसका कोई सेंस भी नहीं बनता है। सो दीज टू रीजंस आर वाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने डिसाइड किया कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं वो इनडायरेक्ट होने चाहिए। अब प्रेसिडेंट हम देखते हैं कि भाई बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए जो है वो, उनको तो प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं, उनकी जो
कसम खाते हैं, वो एक ओथ लेते हैं कि मैं अपने संवैधानिक पद की जो है निष्ठा रखूंगा, उसमें अपनी पूरी ड्यूटी को अपने पूरे अच्छे मतलब अपनी बेस्ट कैपेसिटी से अपनी ड्यूटीज जो है वो पूरी करूंगा। तो वो सारी ओथ तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं काफी सारे मसलों में, काफी सारी बड़ी बड़ी प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो फिर प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट जब अपना ऑफिस अज्यूम करेंगे, उनको ओथ कौन दिलाएगा? तो उनको ओथ दिलाते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो हमारे एडमिनिस्टर करते हैं ओथ टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कस ओथ दिलाने वाले जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो ओथ जो होती है वो सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अगर एब्सेंस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, सीजीआई का एब्सेंस है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। और प्रेसिडेंट ओथ क्या लेते हैं कि वो फेथफुली अपने ऑफिस को एग्जीक्यूट करेंगे, वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको डिफेंड करेंगे और सर्विस के लिए खुद को डिवोटेड रखेंगे, और पीपल ऑफ इंडिया जो इंडिया के लोग हैं उनके वेलबींग के लिए सोचेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, ये पॉइंट में आगे आपको समझाऊंगा कि क्यों ये पॉइंट जरूरी है, कि आप इस पॉइंट को इधर ध्यान में रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ओथ रखी है ना, कसम रखी है प्रेसिडेंट की अपने ऑफिस ज्यूम करने के लिए, वो ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया, इस पॉइंट का महत्व, इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस, इस पॉइंट की सिग्निफिकेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। नाउ कम्स व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस। तो और जो प्रेसिडेंट हैं वो 5 सालों के लिए अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं, फ्रॉम द डेट विच ही एंटर्स और शी एंटर्स हिज ऑफिस। जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे उसके 5 साल तक वो उस ऑफिस को होल्ड करेंगे। और अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो अब हमने देखा कि ओथ तो जनरली ऐसा होता है कि जिसको ओथ जो एडमिनिस्टर करता है, रेजिग्नेशन भी उसी को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है ओथ दिलवाई है हमारे प्रेसिडेंट को, लेकिन रेजिग्नेशन हमारे जो प्रेसिडेंट है वो सीजीआई को नहीं देंगे, वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। अगर उन्होंने रिजाइन करना है तो वो रेजिग्नेशन अपना वाइस प्रेसिडेंट को जाके देंगे इन राइटिंग। उसके बाद रिमूवल किस तरह से होता है प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट जो है वो अपने ऑफिस से अलग अलग तरीके से पूरे किए बिना अपने टेन्योर को जा सकते हैं। और मैंने जो आपको बोली थी चीज, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। तो जो रिमूवल है प्रेसिडेंट का, दैट इज डन, दैट टेक्स प्लेस इफ ही और शी वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कसम खाई थी मैं कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करूंगा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही वायलेट कर देंगे तो उनका रिमूवल हो जाएगा, उनको रिमूव किया जा सकता है। इसके बाद ये आप समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना जो उनका ओथ का पार्ट है, तो उनके रिमूवल का कारण भी यही हो सकता है कि अगर जब प्रेसिडेंट जो है वो अपने ओथ को वायलेट कर दें, उन्होंने जो कसम खाई है उस कसम को वायलेट कर दें, उन्होंने जो शपथ ली है उस शपथ को वायलेट कर दें, और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन वो कर दें। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन वो कैसे करेंगे? अब इसका भी एक और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है एड एंड एडवाइस पे चलेंगे, किसकी? प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेने से मना कर देते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना कि उनको प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे चलना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और अगर वो ये एडवाइस ना माने तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं मानी, इसका मतलब तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो गया तो उन्होंने अपनी जो शपथ है उसको तोड़ दिया, तो इस कारण उनका रिमूवल किया जाएगा। I hope this is clear in your mind. This concept is clear. This is how you have to connect the dots. इस तरह से ये चीजें सामने सामने नहीं लिखी होंगी कि वहां पे तो आपको बुक में तो ये लिखा हुआ मिलेगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की ओथ ली है, रिमूवल है तो वायलेट कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन ये जो पॉइंट है ना,
इस पॉइंट को आपको खुद जोड़ना पड़ेगा। ये पॉइंट आएगा आपको किस तरह से पढ़ के बुक बुक्स को नॉट इवन पढ़ के उनको अब्जॉर्ब करके उनके ऊपर सोच विचार करके डॉट्स को कनेक्ट करके आपको डॉट्स को कनेक्ट करना है कि प्रेसिडेंट को अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिमूव किया जा सकता है तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट काम करेंगे बाय द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अगर इनके एडवाइस वो नहीं मानते हैं, कहीं पे आपको कल को क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं, मैं कहूंगा कि कल को आपको अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या आपको जेकेपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट जो हैं वो एडवाइस मानने से मना कर देते हैं, तो क्या प्रेसिडेंट का रिमूवल किया जा सकता है? अब बुक में ये तो नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट का रिमूवल किया जा सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर की बात ना माने, लेकिन आपको ये डॉट कनेक्ट करना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर की बात ना माने तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि उनको माननी है बात। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो जाएगा तो यहां पे लिखा है कि रिमूवल इज डन बाय वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बाय वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से आप पढ़ें, इस तरह से डॉट कनेक्ट करके पढ़ें, इस तरह से चीजों को कनेक्ट करके पढ़ें एक दूसरे से, तब आपको जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, तब आपकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस। नाउ कम्स के प्रेसिडेंट का क्या री इलेक्शन हो सकता है? एक बार अगर प्रेसिडेंट बन गए तो क्या प्रेसिडेंट का री इलेक्शन किया जा सकता है? तो प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। यस, उनको जितनी मर्जी बार आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा दीजिए, उनको प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। ऐसा यूएस में नहीं है। यूएस का प्रेसिडेंट बार बार एनी नंबर ऑफ टाइम्स नहीं बन सकता, वो हम डिस्कस करेंगे कितनी बार बन सकता है। लेकिन यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो नहीं बन सकता। मैं आपको बता देता हूं, 2 बार बन सकते हैं यूएस में प्रेसिडेंट। 2 बार के बाद आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। जैसे बराक ओबामा है, 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैं, इस बार उनका दूसरा टर्म चल रहा है। तो अगर आप 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके, तीसरी बार आप प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे यूएसए में। लेकिन इंडिया के प्रेसिडेंट जो है वो एनी नंबर ऑफ टाइम्स अपना इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। और उसके बाद कंटिन्यूटी क्या है ऑफिस की? प्रेसिडेंट जो है वो तब तक अपना ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक उनका सक्सेसर, यानी कि उनका जो आने वाला अगला प्रेसिडेंट है वो नहीं आ जाता। मतलब कि 5 साल अगर उनको हो गए और इलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे इलेक्शन कैसे होता है और कितना इमीडिएट होता है। लेकिन अगर उनका इलेक्शन, जब तक उनका अगला जो प्रेसिडेंट है वो नहीं आ जाता ऑफिस में, तो उनका ऑफिस खाली नहीं होगा तब तक। मतलब कॉन्टिन्यूटी है ऑफिस में। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ऑफिस का मतलब है कि उनका प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी वेकेंट नहीं होता। प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी वेकेंट नहीं होता, वो तभी छोड़ के जाएंगे जब अगला बंदा आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट यानी उनको ऑफिस से कैसे निकाला जा सकता है या उनको इम्पीच कैसे किया जा सकता है, किस बेसिस पे किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आता है आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल 61 क्या कहता है? वो प्रोसीजर बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर बताता है कि प्रेसिडेंट को किस तरह से इम्पीच किया जा सकता है, किस तरह से उनको उनके ऑफिस से निकाला जा सकता है। और इस प्रोसीजर को वो कहते हैं कब होगा? जैसा मैंने आपको बताया, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर देते हैं, तो उनको उनके ऑफिस से निकाला जा सकता है। हाउएवर, जो वायलेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन नहीं है। वायलेशन जो है दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड, कि किस तरह से वायलेट करेंगे भाई, दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना, हम अपने से इंटरप्रेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है उसको समझ रहे हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मतलब एकदम सीधे तरीके से मेंशन नहीं है कि वायलेशन को कैसे वायलेशन होगी। उसके बाद ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। क्वासी जुडिशियल का मतलब ये है कि पूरी तरह जुडिशियल नहीं है, क्वासी जुडिशियल है। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। क्वासी जुडिशियल होता है जो पूरी तरह जुडिशियल नहीं है, पूरी तरह जुडिशरी नहीं देखेगी इसको, कुछ हद तक जुडिशियल प्रोसेस है। वो किस तरह से है मैं आपको बताता हूं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो पार्लियामेंट में होता है, कोर्ट में नहीं होता है। पर प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो पार्लियामेंट देखेगी, कोर्ट नहीं देखेगी। और इसमें पार्लियामेंट एक्ट्स एज अ जुडिशियल, या फिर मैं कहूं क्वासी जुडिशियल
बॉडी। जुडिशियल बॉडी क्या है, जुडिशरी क्या है, कोर्ट है ना। लेकिन क्वासी जुडिशियल मतलब उसका एक्ट परफॉर्म कर रही है, क्वासी जुडिशियल मतलब कुछ हद तक जुडिशरी का काम कर रही है। और वो क्यों कर रही है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है ना, वहां पे जो प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट का, वहां पे इनिशिएट किया जाता है, ना कि कोर्ट में। तो यहाँ पे कोर्ट का काम कौन कर रहा है, पार्लियामेंट कर रहा है, इसलिए उसको क्वासी जुडिशियल बोला जाता है। दिस प्रोसेस इज क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। एंड जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कैसे होता है, दैट स्टार्ट्स विद द रेजोल्यूशन। एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लाया जाता है जिसमें चार्जेस होते हैं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। और वो जो रेजोल्यूशन है दैट कैन बी ब्रॉट किसी भी हाउस में, आइदर हाउस। या आप लोकसभा में वो रेजोल्यूशन ले आइए, या आप राज्यसभा में वो रेजोल्यूशन ले आइए। आप प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट का रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में ला सकते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है, उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस किस हाउस में इनिशिएट किया जाता है। मैंने आपको बताया किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन ये जो चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस जब आप इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए ना, इस प्रोसेस को जस्ट आप इस रेजोल्यूशन को लाने के लिए आपको 1/4 मेंबर्स चाहिए होते हैं ऑफ द हाउस। आपको इतने लोगों का सपोर्ट चाहिए, 1/4 मतलब अगर हाउस में जितने मेंबर्स हैं, जितनी मेजोरिटी ये है, जितने लोग हैं, उसका चौथा हिस्सा, उसका क्वार्टर ऑफ पीपल, 1/4 ऑफ दोज पीपल, 1/4 ऑफ दोज मेंबर्स जो हाउस में है, वो अग्री होने चाहिए कि हाँ, इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन लाना है, प्रेसिडेंट के खिलाफ चार्जेस लाने हैं। और इसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं, उनको ये चार्जेस लाने से 14 दिन पहले, 14 डेज प्रायर, बिफोर मतलब 14 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को कि हम आपके खिलाफ ये चार्जेस लाने वाले हैं इन आइदर ऑफ द हाउस, एक के दोनों में से किसी भी हाउस में आपके खिलाफ ये चार्जेस आने वाले हैं। 2 हफ्ते का नोटिस, 14 डेज प्रायर नोटिस उनको दिया जाना चाहिए, ये रेजोल्यूशन मूव करने से पहले। इसके बाद इस रेजोल्यूशन को जो पास करना है, वो किस मेजोरिटी से पास करेंगे। तो वो जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी टू पास द रेजोल्यूशन, एक मेजोरिटी चाहिए ना, तो वो मेजोरिटी कैसी होनी चाहिए, दैट मेजोरिटी शुड नॉट बी लेस देन, दैट मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3, मतलब 2/3, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप किसकी, जिस हाउस में वो रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, उस हाउस की टोटल मेंबरशिप का 2/3 हिस्सा। 2/3 मतलब 2/3, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। मान लीजिए अगर मेंबरशिप है, एक सेकेंड जी, अगर मेंबरशिप जो है, मैं अभी एक एग्जांपल लेने के लिए आपको बस बता रहा हूं, अगर 60 लोग हैं तो उसका 2/3 हिस्सा हो जाएगा 40 लोग, 2/3। ओके, तो 2/3 जो लोग होंगे, मतलब 60 अगर लोग हैं उसमें से 40 लोग, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जितनी भी मेंबरशिप है हाउस की जिसमें वो रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है, उसको पास करने के लिए आपको जो मेजोरिटी चाहिए, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, जब प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है तो वो प्रोसेस किस तरह से चलता है। अब एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पीच हो गए। रेजोल्यूशन पास हो गया कि तो मतलब इसका मतलब ये है कि अब इंक्वायरी शुरू होगी, अब प्रेसिडेंट के खिलाफ इंक्वायरी शुरू होगी। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, जब एक बार इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो गया, उसके फर्स्ट हाउस में शुरू हुआ, हम अभी मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, लोकसभा ने लाया रेजोल्यूशन, राज्यसभा ने नहीं, लोकसभा ने लाया, या राज्यसभा ने लाया, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। लोकसभा ने जो है रेजोल्यूशन लाया है, पास किया है वो रेजोल्यूशन, तो दूसरा हाउस जो है ना, मतलब इस हमारी एग्जांपल में राज्यसभा, द अदर हाउस, वो इन्वेस्टिगेट करता है चार्जेस, कि ये चार्जेस सही हैं या नहीं, ये जो लांछन लगाए जा रहे हैं, जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वो प्रेसिडेंट के खिलाफ आरोप सही हैं कि नहीं। और प्रेसिडेंट को ये हक है, प्रेसिडेंट हैज द राइट, इसमें ना, प्रेसिडेंट्स राइट
प्रेसिडेंट का राइट है टू अपीयर, कि वो उन इन्वेस्टिगेशन में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। जब वो अपीयर होंगे, उनके पास ये राइट है टू अपीयर एंड रिप्रेजेंटेड एंड टू बी रिप्रेजेंटेड, उनको रिप्रेजेंट भी करेगा ऑब्वियसली कोई, एंड टू बी रिप्रेजेंटेड, उनके पास ये हक है कि उस इन्वेस्टिगेशन में ही कैन अपीयर एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सच एन इन्वेस्टिगेशन। जब वो इन्वेस्टिगेशन टेक प्लेस कर रही होगी, वो इन्वेस्टिगेशन जारी होगी। अब अगर दूसरा हाउस अग्री कर जाता है कि हाँ, आपने जो चार्जेस लगाए थे वो सही हैं, दूसरा हाउस यानी कि हमारी एग्जांपल में राज्यसभा, अगर लोकसभा में रेजोल्यूशन पास हुआ है, इनिशिएट हुआ है, तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगी। और अगर राज्यसभा जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो फिर से पास कर देती है रेजोल्यूशन, वो वो जो रेजोल्यूशन है वो राज्यसभा में यानी दूसरे हाउस में भी पास हो जाता है बाय अगेन 2/3 मेजोरिटी, जैसे हमने पहले देखा अभी लोकसभा में जैसे हुआ था पहले हाउस में। तो फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद प्रेसिडेंट हमारे रिमूव हो जाते हैं ऑफिस से। इसके बाद क्या होगा, जब दूसरा हाउस भी रेजोल्यूशन पास कर देगा बाय 2/3 मेजोरिटी, अदर हाउस इफ अदर हाउस पासेस टू, मतलब दूसरा हाउस भी पास कर देता है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं स्टैंड्स रिमूव्ड, वो हटा दिए जाएंगे। और अभी तक देयर हैज बीन नो प्रेसिडेंट जो कि इंपीचमेंट प्रोसेस से रिमूव हुआ है। देन कम्स, अच्छा एक और छोटा सा पॉइंट है कि कौन से लोग हैं जो इम्पीचमेंट प्रोसेस, प्रेसिडेंट के जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अगेन नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, नॉट इलेक्टेड, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो ना ही इलेक्टोरल कॉलेज का भी पार्ट नहीं है, मैंने अभी आपको पीछे बताया। और इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर के और यूनियन टेरिटरी के, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, elected members of the state legislature also, not just the UTs, state legislature और यूटीज दोनों के ही जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते प्रोसेस में। लेकिन ये इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया, स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूटी ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। देन कम्स इंडिया प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट प्रोसेस में फर्क क्या है। तो इंडियन प्रेसिडेंट जो है ना, उनका जो इम्पीचमेंट का प्रोविजन है, इंडियन प्रेसिडेंट में प्रोविजन का जो इम्पीचमेंट का जो प्रोविजन है, मतलब इम्पीचमेंट किसके लिए यूज किया गया, किसके लिए कहा गया है, इम्पीचमेंट इंडिया में किसके लिए कहा गया है, तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए कहा गया। इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए हो सकती है। इधर मैं लिखता हूं प्रोविजन, ये इम्पीचमेंट की बात हो रही है, ठीक है। इम्पीचमेंट पे हम डिफरेंस कर रहे हैं इंडियन प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट का। तो प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट या प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट किसके लिए अवेलेबल है, ओनली ओनली इन केस ऑफ प्रेसिडेंट। इंडिया में सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही इंपीचमेंट की जाती है। वेयर एज यूएस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, वो कांग्रेस को, कांग्रेस मैंने आपको बताया था, यूएस के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, इसको अपनी इंडिया की कांग्रेस नहीं समझ लेना। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कांग्रेस को अथॉरिटी देता है इंपीच करने की, किस किस को, प्रोविजन अवेलेबल फॉर, यूएस में किसके लिए अवेलेबल है, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए एंड सिविल ऑफिसर्स के लिए। यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट होती है, यहाँ पे प्रेसिडेंट की भी होती है, वाइस प्रेसिडेंट की भी होती है, सिविल ऑफिसर्स की भी होती है। उसके बाद ग्राउंड्स क्या है, रिमूवल के ग्राउंड्स क्या है, किस ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन पे ही रिमूव किए जा सकते हैं, इंपीच किए जा सकते हैं। ओनली ऑन ओनली ऑन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड्स में लिख देता हूं यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे
ओनली ऑन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड्स। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं तो सिर्फ उस केस में उनको जो है इम्पीच किया जा सकता है। वेयर एज यूएस में इस किस किस चीज के लिए इम्पीच किया जा सकता है? ट्रीजन, यानी कि धोखा, देश से धोखा, ब्राइबरी, रिश्वत, अदर हाई क्राइम्स, मतलब और कुछ क्राइम्स हैं जो क्रिमिनल क्राइम्स हैं या कुछ और बड़े क्राइम्स हैं, उस पे इनको रिमूव करने की हो सकती है, यूएस के प्रेसिडेंट को ग्राउंड्स हो सकते हैं। उसके बाद क्लियर कट डेफिनेशन ना तो इधर है इंडियन प्रेसिडेंट की कि क्या वायलेशन के क्या रूल्स है, क्या किसको कहेंगे आप वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस चीज को आप वायलेशन कॉन्स्टिट्यूट कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। और ना ही क्लियर कट डेफिनेशन यूएस के प्रेसिडेंट के लिए है कि हाई क्राइम्स क्या होते हैं, किस हाई क्राइम्स क्या होते हैं, आप किसको हाई क्राइम्स कहते हैं। कि हमारे यूएस के प्रेसिडेंट को हाई क्राइम्स पे इम्पीच कर देंगे, लेकिन हाई क्राइम्स की डेफिनेशन कौन देगा? तो उधर भी डेफिनेशन नहीं दी जाती है, और यहाँ पे भी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन नहीं दी जाती है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस चीज को आप बोलेंगे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद चार्जेस जो हैं, चार्जेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन प्रेसिडेंट के चार्जेस, मतलब इन पे जो आरोप लगाए जाते हैं, वो दे कैन बी ब्रॉट, जैसे मैंने बताया, इन आइदर हाउस, किसी भी हाउस में ला सकते हैं आप, या तो लोकसभा में भी ला सकते हैं इनके चार्जेस, या राज्यसभा में भी ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इधर भी दो हाउस होते हैं ना, मैंने आपको बताया था। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दैट इज द ओनली हाउस, दैट इज द ओनली चैम्बर जिनके पास अथॉरिटी होती है टू बिगिन द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू करने की पावर जो है वो सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास है। वेयर एज इंडिया में दोनों में से किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स को शुरू किया जा सकता है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल क्या है? मैंने आपको बताया था 1/4 जो मेंबर्स हैं जिन्होंने चार्जेस फ्रेम किए हैं, वो साइन करेंगे, अगर वो बोलेंगे, वो पास करेंगे, तो प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। तो इस तरह से उनका प्रोसेस ऑफ रिमूवल इंडिया में है। 1/4 मेजोरिटी मैंने बताया ना अभी आपको, जो मैंने ये उसका 1/4 मेजोरिटी, इसको 3/4 मेजोरिटी के साथ नहीं कंसिडर, कंफ्यूज करना। 2/3 मेजोरिटी जो है ना, सॉरी, नॉट 3/4, 2/3 मेजोरिटी है ना, वो रेजोल्यूशन पास करने के लिए है। लेकिन रेजोल्यूशन टेबल करने के लिए, उस रेजोल्यूशन को लाने के लिए 1/4 चाहिए। रेजोल्यूशन आप ला रहे हैं, आप प्रपोज कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना, लाना इज प्रपोज करना, पास करना इज वोट करके उसको पास कर देना कि हो गया। लाने के लिए आपको 1/4 मेंबर चाहिए, मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए उस रेजोल्यूशन को 1/4 मेंबर चाहिए। इंडिया में ये प्रोसीजर है। और जो यूएस में है वो ये है कि उनको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। यहाँ पे 1/4 मेजोरिटी चाहिए, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाएगा अगर आपको रिमूवल प्रोसेस इनिशिएट करना है सिंपल मेजोरिटी से टू इम्पीच द प्रेसिडेंट इन यूएस। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जब 1/4 मेजोरिटी मिल जाती है ना, तो अदर हाउस में चली जाती है बात, या आई वुड से जब 1/4 मेजोरिटी मिलती है, जैसे मैंने आपको ये बताया था ना, 1/4 मेजोरिटी मिलती है जब हाउस हाउस की 1/4 मेजोरिटी मिलती है, उसके बाद उसके पहले आपको 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। लेकिन उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, ये तो हमने 1/4 मेजोरिटी के साथ इंट्रोड्यूस किया है, उसको लाया है, उसको पास करने के लिए आपको जो मेजोरिटी चाहिए वो 2/3 चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वहां पे आपको 1/4 मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वेयर एज इंडिया में 1/4 मेजोरिटी जो मैंने आपको बताया है। लेकिन उसके बाद क्या है कि यहाँ पे अदर हाउस, सॉरी, यप, यहाँ पे जो है अदर हाउस, मतलब अगर लोकसभा में आया है तो राज्यसभा, अगर राज्यसभा में आया है तो लोकसभा। अदर हाउस इन्वेस्टिगेट्स, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? दूसरा हाउस करता है। लेकिन यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट में क्या होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बिल आया है, बिल जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आई है, प्रोसीडिंग शुरू हुई है, तो ऑब्वियसली दूसरा हाउस कौन सा हो जाएगा? सेनेट। इनके दो हाउस होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ सेनेट।
तो सेनेट क्या है, सेनेट ट्रायल करेगा, सेनेट देखेगा कि ये जो इन पे जो इन पे लालचन या इन पे अपराध लगाए जा रहे हैं वो सही है या नहीं, वो सेनेट देखेगा। इसमें भी यही होता है, अदर हाउस देखता है, क्योंकि कोई भी हाउस में बिल को लाया जा सकता है ना, इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में लाया जाता है बिल को, और सेनेट जो है वो ट्रायल करेगा। इसमें मेजोरिटी क्या चाहिए आपको, टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए। मैंने आपको बताया था इंडियन प्रेसिडेंट के केस में टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। वेयर एज जो हमारा यूएस का है, यूएस का जो सेनेट है, सेनेट यानी यूएस का अपर हाउस, यूएस के अपर हाउस को सेनेट कहते हैं। तो सेनेट जो है उसको एक, इट इज कन्वीन्ड मतलब उसको एक कोर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, कन्वीन्ड लाइक अ कोर्ट, उसको एक कोर्ट की तरह बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा था कॉज जुडिशियल बॉडी होती है, कॉज जुडिशियल मतलब वो थोड़ी देर के लिए कोर्ट बन जाती है, वो सेनेट जो है अपर हाउस जो है थोड़ी देर के लिए कोर्ट बन जाती है, ट्रायल कंडक्ट करती है। और इम्पीचमेंट ट्रायल अगर प्रिसाइड, जो इम्पीचमेंट ट्रायल्स हैं वो ये मैंने बताया था आपको, चीफ बता रहा हूँ आपको कि चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के, वो हेड करते हैं, कन्वीन्ड लाइक अ कोर्ट, जिनकी, जिसको प्रिसाइड कौन करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए उसको प्रिसाइड करेंगे। यहाँ पे टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए दूसरे हाउस को रेफर करने के लिए, टू रेफर इट टू द सेकंड हाउस, द अदर हाउस। इसमें क्या होता है, इसमें सेनेट में दिया जाता है वो। अब रिमूवल किस तरह से होता है, अगर रिमूवल किस तरह से होता है, हटाया किस तरह से जाता है, फाइनली रिमूवल किया किस तरह से जाता है। तो रिमूवल किस तरह से होता है कि अगर एलिगेशंस जो लगाए जा रहे हैं, आरोप जो लगाए जा रहे हैं, अगर दूसरा हाउस कहता है कि ठीक है आपने जो लगाए हैं ठीक है वो, तो दूसरे हाउस को भी सेम चीज करनी पड़ती है, टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए दूसरे हाउस को भी, टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए पास करने के लिए, और उसके बाद जो है हमारे प्रेसिडेंट रिमूव हो जाते हैं। यूएस में क्या होता है, जब कंक्लूजन, जब ट्रायल कंक्लूड हो जाती है, जब उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, तो वहां पे भी टू थर्ड मेंबर्स जो होते हैं ऑफ सेनेट, टू थर्ड मेंबर्स ऑफ किसके, सेनेट की बात हो रही है ना, वहां पे कोई आइदर हाउस थोड़ी है। वहां पे उन्होंने बोला ही है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ही इनिशिएट होगा, सेनेट कर ही नहीं सकती। और ट्रायल मतलब इन्वेस्टिगेशन जो है सेनेट करेगी। तो सेनेट के मेंबर्स अगर टू थर्ड मेजोरिटी के साथ बिल को पास कर देते हैं, तो वो जो हमारे वोट कर देते हैं टू थर्ड मेंबर्स, तो यूएस प्रेसिडेंट जो हैं वो निकल जाते हैं ऑफिस से, रिमूव किए जाते हैं। अब यहाँ पे एंड्रू एंड्रू जॉनसन, बिल क्लिंटन एंड डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो, डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो, एंड्रू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फेस की है, यहाँ पे किसी ने, नो प्रेसिडेंट इन इंडिया हैज एवर फेस्ड, हटाना तो दूर, किसी ने फेस भी नहीं किया है इम्पीचमेंट। लेकिन यहाँ यूएस में एंड्रू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ने फेस किया है इम्पीचमेंट, फेस किया है, हुए नहीं है, फेस किया है, मतलब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। नॉट कन्विक्टेड, वो कन्विक्ट नहीं हुए, मुजरिम करार नहीं किया गया उनको, दे वर नॉट कन्विक्टेड बाय द सेनेट, लेकिन उन्होंने इम्पीचमेंट फेस किया। देन कम्स वैकेंसी, वैकेंट कैसे होता है प्रेसिडेंट का ऑफिस, वैकेंसी कैसे बनती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में। तो या तो उनका जो है टर्म एक्सपायर हो जाए, एक्सपायरी ऑफ टर्म मतलब 5 साल उनके पूरे हो जाएं, उस समय प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है। या तो वो रिजाइन करें, अगर वो रिजिग्नेशन देते हैं, या तो उनकी इम्पीचमेंट हो जाए, अगर उनको इम्पीच कर दिया जाए तो वैकेंसी हो जाएगी। अगर उनकी डेथ हो जाए, अगर उनकी मृत्यु हो जाए, तो वहां पे वैकेंसी हो जाएगी। और या फिर उनका जो इलेक्शन है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट वॉइड कर दे, उसको बोले कि आपके इलेक्शंस जो हैं दैट आर डिक्लेयर्ड वॉइड, वो इलेक्शन सही नहीं है, तो उस समय इन 5 रीजंस के बाद, इन 5 रीजंस की वजह से वैकेंसी क्रिएट होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में। अब वैकेंसी जब क्रिएट होती है तो इसके दो केसेस बनते हैं, उन केसेस पे बात करते हैं। अगर वैकेंसी है ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टर्म, उनका टर्म खत्म हो गया, तब तो इलेक्शन हो जाता है,
ठीक है। और इलेक्शन जो है वो कब करवाना है? बिफोर एक्सपायरी। मैंने आपको बताया था इनके ऑफिस का क्या है बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। प्रेसिडेंट के ऑफिस का क्या है? कंटिन्यूटी है। प्रेसिडेंट का ऑफिस कंटिन्यूइंग ऑफिस है, वो वेकेंट नहीं रह सकता, वो खाली नहीं रह सकता। वैकेंसी जो मैं ऊपर बता रहा हूँ ना, दिस इज, आप समझिए इसका मतलब ये है कि उन प्रेसिडेंट कब हटेंगे अपने ऑफिस से। वेकेंट का मतलब ये है कि उनका ऑफिस खाली नहीं रह सकता, उनका ऑफिस खाली नहीं रह सकता। तो इसकी वजह से जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से ऑफिस को फिल किया जाता है। कॉन्टिन्यूइंग ऑफिस है ना, तो उनका ऑफिस खाली नहीं रह सकता। तो इसमें क्या होता है कि जब इलेक्शन जो होते हैं ना, जब उनको, हमें पता है कि इलेक्शन जो हमारा पहले पुराने प्रेसिडेंट है उनका टर्म खत्म होने वाला है, 5 साल होने वाले हैं, 4.5 साल हो चुके हैं, 6 महीने बचे हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसी समय बिफोर उनके टर्म के एक्सपायर होने के पहले ही इलेक्शन करवा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, अगर उनकी डेथ हो जाती है, प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाती है, पहले डिले कर लीजिए, पहले दूसरा केस कर लेते हैं हम। अगर कोई कंडक्ट जो इलेक्शंस है उसको करने में डिले हो जाता है, सपोज कीजिए कि किसी वजह से इलेक्शन नहीं हो पाए पहले, तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है ना, आउटगोइंग मतलब जो जाने वाले हैं, जिन प्रेसिडेंट ने जाना है, आउटगोइंग जो प्रेसिडेंट हैं वो कंटिन्यू करते हैं। अगर उनका टर्म जो है, इलेक्शन नहीं हो पाए हैं नए प्रेसिडेंट के, तो वो कंटिन्यू करेंगे होल्ड करना अपने ऑफिस को बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब है 5 साल से आगे भी हो सकता है, जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाएगा, जब तक नया वाला प्रेसिडेंट नहीं आ जाएगा, वो ऑफिस में बैठे रहेंगे, क्योंकि ऑफिस क्या है, कंटिन्यूइंग ऑफिस है। अब एक चीज को इसमें देखना ये जरूरी है कि केस वन है ना जो हमने अभी डिस्कस किया, वहां पे वाइस प्रेसिडेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर आपके आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, अगर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सपोज किसी वजह से, मैंने आपको बताया इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, डिले हो रहे हैं, तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है वही कंटिन्यू करेंगे बियॉन्ड हिज टर्म। 5 साल से ज्यादा हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बियॉन्ड हिज और हर टर्म, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं कंटिन्यू। इस केस में वाइस प्रेसिडेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ जाएं, पुराने वाले प्रेसिडेंट 5 साल के बाद निकल जाएं और जब तक अगले वाले नहीं आते तो वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे। इस केस में ऐसा नहीं हो सकता। इस केस में वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनने की, प्रेसिडेंट की ड्यूटीज जो देने की, लेने की, जो भी प्रेसिडेंट की ड्यूटीज वाइस प्रेसिडेंट को नहीं मिल सकती, प्रेसिडेंट की चेयर वाइस प्रेसिडेंट को इस केस में नहीं मिल सकती। केस टू देखते हैं। अब दूसरा केस क्या है? अगर डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की, अगर रिमूवल हो जाता है प्रेसिडेंट का, इम्पीचमेंट हो जाती है, अगर रेजिग्नेशन, वो रिजाइन कर देते हैं, अगर ये केसेस हो जाते हैं, तो एक इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर एक इलेक्शन जो है वो कराया जाता है प्रेसिडेंट के लिए। और उन 6 महीने के लिए जो है वो वाइस प्रेसिडेंट क्या है, उस केस में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। इस वाले केस में, पहले केस में नहीं, केस वन में नहीं होगा, केस टू में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट, जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते, अनटिल न्यू प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठेंगे। इसके बाद क्या आता है, अगर जो प्रेसिडेंट है वो अनेबल, ही इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, कुछ बीमार हो गए हैं, कुछ किसी वजह से एब्सेंट हैं, एब्सेंस है उनकी, प्रेसिडेंट की एब्सेंस है, वो ड्यू टू इलनेस है, वो बीमार है किसी वजह से, या कोई दूसरा रीजन है, ड्यू टू एनी अदर कॉज, तो जब तक वो नहीं आएंगे तब तक वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करेंगे उनकी ड्यूटीज। जब तक वो नहीं आएंगे, ठीक होके, तंदुरुस्त होके नहीं आएंगे, या जिस भी कारण से वो अपने ऑफिस में अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो डिस्चार्ज करेंगे प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को, जब तक वो अपना ऑफिस रिज्यूम, प्रेसिडेंट अपना ऑफिस रिज्यूम नहीं कर लेते। और उसके बाद अगर वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं है तो उस केस में क्या होगा? अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है अगर वो एबसेंट है, जैसे अभी हमारे दिनकर जी रिजाइन कर गए हैं, आपको पता होगा, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं थे, वो रिजाइन कर चुके हैं, दिनकर जी। तो
उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, या फिर सीनियर मोस्ट, अगर वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो जो है वो इस ऑफिस को अज्यूम कर लेंगे और प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। नाउ कम्स पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है? आर्टिकल जो 53 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो बोलते हैं ना, कि जो हमारी यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, दे आर वेस्टेड, उनको एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 53 है ये, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब है वो उनके अंदर उनको प्रदान की गई हैं, वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूनियन की प्रेसिडेंट को प्रदान की गई हैं, और प्रेसिडेंट जो है उनके पास पावर है कि वो इन ड्यूटीज को डायरेक्टली जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, या अपने किसी सबॉर्डिनेट के ऑफिसर्स के थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हैं। नाउ इट शुड बी नोटेड, ये नोट करने की एक चीज है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी सारी पावर्स जो हैं वो कैसे एक्सरसाइज करते हैं। अगेन, वो इसको कैसे एक्सरसाइज करेंगे? बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। खुद नहीं एक्सरसाइज करेंगे वो, उसको किस तरह से एक्सरसाइज करेंगे? प्राइम मिनिस्टर, बाय थ्रू प्राइम मिनिस्टर, एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये बहुत रेयर केस होता है, इट इज अ वेरी रेयर केस। जैसे पीएम की अपॉइंटमेंट है, जब कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं है लोकसभा में, तो जो है प्रेसिडेंट की इंडिविजुअल जजमेंट होती है। प्रेसिडेंट की एक इंडिविजुअल जजमेंट होती है। जजमेंट कब होती है? जब नो मेजोरिटी, नो एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन लोकसभा, जब लोकसभा में कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है ना किसी एक पार्टी की, उस समय प्रेसिडेंट को जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ता है, तब वो उनकी इंडिविजुअल जजमेंट होती है, तब उनके पास ये खुद की इंडिविजुअल पावर होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर्स दी हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो बिजनेस गवर्नमेंट का कैसे चलाते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं स्टेट के अफेयर्स की। उस उसके लिए उनके पास दो पावर्स होती हैं, एक अपॉइंटमेंट पावर, एग्जीक्यूटिव पावर्स का पार्ट है ये। एग्जीक्यूटिव पावर्स में दो पावर्स होती हैं, एक अपॉइंटमेंट पावर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। पावर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट क्या है कि वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स को हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। कैग, कैग क्या होता है? कल भी आपसे बात की थी मैंने इस बारे में। कॉम्प्ट्रोलर, एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको भी जो है हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को भी जो है ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और इनको रिमूव करने का जो पावर है वो भी प्रेसिडेंट के पास है। इसके बाद आती हैं प्रेसिडेंट की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या हैं प्रेसिडेंट की? कि मैंने अभी जैसे आपको बताया, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यूनियन की, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन, दे आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनको इंडिया ऑफ प्रेसिडेंट को प्रदान किया गया है एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूनियन की।
और प्रेसिडेंट जो हैं वो रूल्स बना सकते हैं, कैन मेक रूल्स किसके लिए, ताकि जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है यूनियन गवर्नमेंट की कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन हो उनको आसान किया जा सके, उसके लिए वो रूल्स बना सकते हैं। फॉर कन्वीनियंट मतलब वो आसानी से हो सके, कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, उसके लिए प्रेसिडेंट रूल्स बना सकते हैं। अब प्रेसिडेंट का एक और बड़ा, ये इस हक को काफी बार हमने हम देखेंगे भी कि प्रेसिडेंट जो हैं कैन आस्क और सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीएम रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स मैंने बताए थे आपको, जो लेजिस्लेशन के लिए हमारा जो पार्लियामेंट है वो लॉ प्रपोज करता है जो, तो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट कर सकते हैं मुझे इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर को वो इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देनी पड़ेगी। और प्राइम मिनिस्टर जो है, सॉरी प्रेसिडेंट, हाँ प्राइम मिनिस्टर को ये इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देनी पड़ेगी। उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं, वो एडमिनिस्टर करते हैं, हमने पढ़ा था एडमिनिस्टर करते हैं, एक एडमिनिस्टर करते हैं, क्या एडमिनिस्टर करते हैं, यूटीज को एडमिनिस्टर करते हैं ना प्रेसिडेंट, थ्रू व्हाट, थ्रू देयर एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनको वो खुद ही अपॉइंट करते हैं। और प्रेसिडेंट जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो बना सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, कैन कॉन्स्टिट्यूट इंटर स्टेट काउंसिल, एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं वो, किसके लिए, ताकि सेंटर और स्टेट्स में कोऑपरेशन हो, सेंटर और स्टेट साथ में आके काम कर सके। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं ये मैं आपको बता चुका हूं जब हमने कल पार्लियामेंट डिस्कस किया था। तो अगर किसी पार्लियामेंट के सेशन को समन करना है, किसी पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना है कि आइए मीटिंग कीजिए, तो उसको समन भी कर सकते हैं, बुला भी सकते हैं, उसको प्रोरॉग भी कर सकते हैं। इसको समझना है तो आप कल के लेक्चर में जाइए, मैंने ये सारी टर्म्स वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। एंड प्रेसिडेंट हैज आल्सो द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, जब लोकसभा डिसॉल्व हो, जो अगर प्रेसिडेंट चाहें तो उनके पास पावर है डिसॉल्व करने की लोकसभा को। उसके बाद असेंट टू बिल्स, जो बिल्स एक्ट्स बनते हैं उनकी फाइनल स्टेज क्या होती है कि उनको प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए होता है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, वो जब पार्लियामेंट में मेंबर्स जो नॉमिनेट करते हैं, मैंने आपको बताया था कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, जिनको बिना इलेक्शन के लाया जाता है, वो नॉमिनेशन जो करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और इनके पास कितने मेंबर्स, मैंने कल बताया था आपको 12 मेंबर्स नॉमिनेट करने की पावर होती है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। उसके बाद जॉइंट सीटिंग, जो मैंने आपको बताया था कि जब दो हाउसेस जो पार्लियामेंट की हैं उनके बीच कोई रिफ्ट आ जाता है, उनके बीच कोई डेडलॉक आ जाता है, तो अंडर आर्टिकल 108, 108 आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 108 के अंदर प्रेसिडेंट क्या है, जॉइंट सीटिंग को कॉल कर सकते हैं, जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। उसके बाद काफी सारे मौके होते हैं जहां पे एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट, जैसे जब मैंने बताया था ना कल बजट डिस्कस कर रहे थे, तो बजट के टाइम पे पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट। जब फर्स्ट सेशन होता है पार्लियामेंट का जनरल इलेक्शन के बाद, जब नई नई लोकसभा बनी होती है 5 साल के बाद, जब इलेक्शन के बाद नई लोकसभा बनती है, उस समय जो पहला सेशन है वो भी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करते हैं। काफी बार किसी बिल्स की जो, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ बिल्स होते हैं, देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स जिसके लिए पहले प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है प्रेसिडेंट का, उसको प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना लाया ही नहीं जा सकता, पास तो बाद की बात है, पहले उसको लाने के लिए, उस इंट्रोड्यूस करने के लिए उस बिल को प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए होती है। मैं उसके बाद यहां लिखता हूं मैं, लेट मी राइट हियर, डिस्क्वालिफिकेशंस, ओके, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स,
डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको रिकमेंड करता है। तो वेरियस रिपोर्ट्स होती हैं, काफी सारी रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस बॉडीज, काफी सारी जो बॉडीज हैं वो रिपोर्ट्स देती हैं, जैसे कैग हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया। ये सारे जो हैं पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट देने से पहले प्रेसिडेंट के सामने अपनी रिपोर्ट को रखते हैं। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पावर आती है वो है ऑर्डिनेंस बनाने की पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये कब बनता है? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता ना, तो जो लॉ लाया जाता है उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं और वो प्रेसिडेंट लाते हैं, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता ना, लोकसभा। ठीक है। अब आपका लेजिस्लेटिव पावर्स यहाँ पे खत्म हो जाती हैं, और खत्म तो क्या ही होती हैं, इसके बाद सबसे बड़ी पावर जो मैं आपको अभी बता रहा था, मतलब नॉट, आई वुड नॉट से सबसे बड़ी पावर, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ president is ordinance making power. This is under Article 123 of our Indian Constitution, which provides the president with the power to promulgate ordinances during the recess of parliament. जब पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं होता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंसेस बना सकते हैं। और ऑर्डिनेंसेस जो हैं, ऑर्डिनेंस जो है वो क्या है? इट हैज द सेम पावर। उस ऑर्डिनेंस एक लॉ है, एक एक्ट है जिसके पास सेम पावर है एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जितनी एक पार्लियामेंट के कानून में, एक पार्लियामेंट के एक्ट में पावर होती है, सेम पावर, सेम जो ताकत है वो ऑर्डिनेंस में है, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस में वो सेम पावर होती है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? ये क्यों किया जाता है? अब जब कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो सेशन लेना पॉसिबल नहीं होता, जब पार्लियामेंट का एक सेशन लेना पॉसिबल नहीं होता, और ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पे इमीडिएट एक्शन चाहिए, जहां पे टाइम नहीं है कि हम सबको समन करें और उनको बुलाएं और पार्लियामेंट में मीटिंग्स हो, और उनकी सब मीटिंग्स के बाद एक हाउस में बिल पास हो रहा है, दूसरे हाउस में बिल पास हो रहा है, पहले उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, फिर उसके ऊपर डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है, पासिंग हो रही है, फिर प्रेसिडेंट के असेंट के लिए पहुंचा। इतने प्रोसेस का टाइम नहीं है। तो इमीडिएट एक्शन लेने के लिए उस समय पे आपको ऑर्डिनेंस बनाना पड़ता है, और प्रेसिडेंट उस समय पे ऑर्डिनेंस बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। फ्रॉम हिज डिस्क्रिशनरी पावर जो है ये नहीं है। दिस इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब वो ऐसे अपनी मर्जी से ये ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते हैं। इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। वो जो है वो लॉ को प्रोमलगेट, वो अपने ऑर्डिनेंस को बना सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं अपने ऑर्डिनेंस को, मैंने जैसे कि बताया था, ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मतलब पावर तो है, लेकिन ऑर्डिनेंस बना तो सकते हैं, बनाते हैं, लेकिन ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ दिस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में बताया था। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोग्रेसिव लॉज में डिफरेंस, प्लीज आप वो क्लास देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव लॉज क्या होते हैं? ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, ये उनका फीचर है। और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? दे मे कम इनटू इफेक्ट, कम इनटू फोर्स फ्रॉम अ बैक डेट। बैक डेट मतलब अगर कानून आज बन रहा है, आज डेट है 7 सितंबर 2025, अगर आज कानून बन रहा है तो उस कानून की एप्लीकेशन में 7 सितंबर 2024 के लिए भी कर सकता हूं। मतलब पिछले साल, पिछले 2 साल, पिछले 5 साल, पिछले जितने भी टाइम के लिए मुझे वो कानून जारी करके रखना है, मैं उसको बैक डेट से फोर्स, रेट्रोस्पेक्टिव क्या है? फोर्स जो आपके ऑर्डिनेंस की, आपके लॉज की है, फोर्स फ्रॉम अ बैक डेट, पिछली तारीख से मैं उस लॉ को ला सकता हूं। कि अगर आपने कुछ उस लॉ के अकॉर्डिंग उसके प्रोविजंस फॉलो नहीं किए 2020 में, 2019 में,
तो आज आपको उसकी फीस, आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा 2025 में, अगर चाहे ही वो मैं लॉ आज ही क्यों ना ला रहा हूं। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। तो एक ऑर्डिनेंस का ये फीचर है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, एक ऑर्डिनेंस रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। इसके बाद क्या आता है, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस, कि ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कैसे किया जाता है। एक बार लॉ तो ले आए, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस, उसको फिर वापस कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है, क्यों लिया जाता है। तो विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस क्या होता है कि एट एनी टाइम, किसी भी समय, अपना लॉ, अपना जो ऑर्डिनेंस है, प्रेसिडेंट उसको विड्रॉ कर सकते हैं, उसको वापस ले सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी में क्या है कि ऑर्डिनेंस का जो है वो नेशनल इमरजेंसी से कोई कनेक्शन नहीं है। अंडर जो आर्टिकल 352 आती है, प्रेसिडेंट जो है वो अ, उस समय भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जब नेशनल इमरजेंसी ना हो। तो नेशनल इमरजेंसी से लेना देना कुछ नहीं है ऑर्डिनेंस का। ऑर्डिनेंस, हम काफी बार ये सोचते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है ना, तो उसी समय ऑर्डिनेंस बनाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्डिनेंस और नेशनल इमरजेंसी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर नेशनल इमरजेंसी देश में नहीं लगी हुई, ऑर्डिनेंस तब भी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो बना सकते हैं, प्रोमलगेट कर सकते हैं। अब कुछ ऑर्डिनेंस की ना लिमिटेशंस हैं कि दिस इज नॉट अ पैरेलल पावर, दिस इज नॉट अ पैरेलल पावर। पैरेलल पावर क्या, किसका पैरेलल, ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन जो हमारा पार्लियामेंट बनाता है, जो हमारा पार्लियामेंट कानून बनाता है, उसके बराबरी की पावर नहीं है ये। सिर्फ पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है, जब दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है, या फिर दोनों में से कोई एक हाउस सेशन में नहीं है, उसी समय ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। बाकी किसी टाइम पे नहीं। बाकी तो ऑर्डिनेंस जो लॉ मेकिंग है वो पार्लियामेंट खुद ही करता है। तो ये कोई ऐसी ताकत नहीं है जैसी लेजिस्लेशन है। उसके बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए भाई। ऐसे ही मतलब नहीं है कि अपनी मर्जी से बना देंगे कभी भी कैसे भी। पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है ऑर्डिनेंस को भी, जो प्रेसिडेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट का अप्रूवल कितने टाइम में चाहिए होता है, विद इन 6 वीक्स। 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपने आज बना लिया ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने, तो उसकी जो पार्लियामेंट की जो वापस असेंबल करेगा ना, पार्लियामेंट की जब रीअसेंबली होगी, तब जो ऑर्डिनेंस है उसको 6 हफ्ते के अंदर अंदर अप्रूव होना चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू। पार्लियामेंट उसको अप्रूव करना चाहिए विद इन 6 मंथ्स। तो इसकी वजह से क्या है कि जो ऑर्डिनेंस है उसकी जो मैक्सिमम लाइफ है ना, एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम लाइफ है जो ऑर्डिनेंस की, मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ्स। मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ्स। अब जो ड्यूरेशन है 2 सेशंस का पार्लियामेंट में, वो 6 महीने से ज्यादा हो नहीं सकता, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब वो 6 महीने आगे, जब वो दोनों पार्लियामेंट के सेशन में गैप है, तो उस मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है पार्लियामेंट के 2 सेशन में। मैंने आपको जो पार्लियामेंट पढ़ाया था जब आप उसमें बताया था, पार्लियामेंट के 2 सेशन में 6 महीने का गैप हो सकता है। तो ये तो वो आगे 6 मंथ, ठीक है, ये 6 मंथ वो आगे जो गैप है, और प्लस ये जो 6 हफ्ते हैं प्लस 6 वीक्स, ये जो 6 हफ्ते उसकी अपनी लाइफ है कि पार्लियामेंट का अप्रूवल उनको 6 हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए ऑर्डिनेंस को बनने के लिए। तो 6 मंथ, दैट इज द मैक्सिमम गैप या मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। जब तक सेशंस, 2 सेशंस पार्लियामेंट के जो हैं, पार्लियामेंट के एक सेशन हुआ, उसके बाद जब दूसरा सेशन होना है, तो वो 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए उसमें। तो वो 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस तो चलेगा ना। और उसके 6 महीने के साथ साथ जो 6 हफ्ते, जो 6 हफ्ते का हमने इसको अपनी लाइफ दी है, कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना है, तो ये 6 हफ्ते भी तो हैं। तो दीज 6 वीक्स प्लस द 6 मंथ्स, दैट इज द गैप बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, ये मिलके जो है 6 मंथ, 6 महीने और 6 हफ्ते, 6 मंथ, 6 वीक्स इज द टोटल और मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस। समझ में आया ये? आई होप समझ में आ गया हो। इसके बाद आते हैं कि
सब्जेक्ट्स क्या हैं, किन सब्जेक्ट्स पे जो है ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है, व्हाट आर दोज सब्जेक्ट्स जिन पे ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है। तो वो सारे सब्जेक्ट्स जिन पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है उन पे ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है। जिस जिस चीज पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट तो स्टेट लिस्ट को छोड़ के हर चीज पे लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाता है, पार्लियामेंट कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाता है। तो उसी तरह से जो पार्लियामेंट जिस चीज पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है उस चीज पे ऑर्डिनेंस को इशू किया जा सकता है। प्रेसिडेंट उन सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। इसके बाद क्या आपके ऑर्डिनेंस को, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस को कोर्ट रिव्यू कर सकते हैं? क्या इसको रिव्यू किया जा सकता है? तो प्रेसिडेंट का जो पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग का, वो जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल यानी उसको कोर्ट देख सकता है, उसके ऊपर उसको अंडर ट्रायल ला सकता है, और उस पे जुडिशियल रिव्यू भी लगता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब जब जुडिशरी किसी चीज को रिव्यू करती है ना कि क्या ये कानून सही बनाया है या नहीं, तो इसलिए जो है जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होता है, बिल्कुल अप्लाई होता है। और जो है हमारा आपका जो प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, जो ऑर्डिनेंस है दैट इज जस्टिशिएबल, दैट इज एप्लीकेबल अंडर जुडिशियल रिव्यू। उसको कोर्ट अपने घेरे में ले सकती है, उसको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो हमारे देश की जुडिशरी है उसको अपने जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ले सकती है और देख सकती है कि क्या ये लॉ सही है या नहीं। तो इट इज रिव्यूड, इट कैन बी रिव्यूड बाय द कोर्ट्स। आई होप यू गेट दैट क्लियरली। इसके बाद आती है हमारे प्रेसिडेंट की कुछ वीटो पावर्स। तो आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 जो है, आसानी होगी आपको याद रखने में, आर्टिकल 111 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस देते हैं कि असेंट जो देना है बिल्स को, जो हमारे प्रेसिडेंट असेंट देते हैं ना बिल्स को, तो वो असेंट के, जो बिल्स को असेंट देते हैं वो आर्टिकल 111 के अंडर आता है। एंड वीटो पावर जो है वो टर्म पर्टिकुलरली यूज किया गया है कि ये प्रेसिडेंट की पावर है, वेयर एज इट इज वीटो पावर। वीटो को ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो असेंट ही बोला गया है। ये वीटो पावर ये फेमस हो गया, इसको एक पॉपुलर टर्म बना दिया गया। अब देर आर थ्री ऑप्शंस। जब एक बिल प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट को उनके असेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शंस होते हैं। या तो वो असेंट दे दें, असेंट मतलब मंजूरी दे दें, या फिर वो अपने असेंट को विदहोल्ड कर लें, मतलब रोक के रख लें, या फिर वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दें, कि बिल को वापस भेज दें, लोकसभा या राज्यसभा जहां से भी आया है बिल को वापस भेज दें कि इसको भाई ध्यान से देखो, फिर से रिकंसिडर करो और उसके बाद आप लेके आओ बिल को। लेकिन ये रिकंसिडरेशन वाला जो रिटर्न वाला, ये तीसरा वाला ऑप्शन है ना, ये मनी बिल के केस में नहीं है। मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट जी हमारे। और एक और मैंने बताया था, कौन सा बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, इन दो तरह के बिल्स को हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं अपना पार्लियामेंट। अब जब उन्होंने रिटर्न कर दिया ना, एक बार अगर उन्होंने रिटर्न कर दिया पार्लियामेंट को कि आप इसको वापस देखिए, लेकिन फिर वापस से अगर पार्लियामेंट सेम बिल पास करता है ना विदाउट मेकिंग अमेंडमेंट्स, चाहे वो अमेंडमेंट्स बनाए चाहे वो अमेंडमेंट्स ना बनाए, उसमें अमेंडमेंट्स ना जोड़े, वो पार्लियामेंट की मर्जी है। जब एक बार रिटर्न कर दिया ना, सपोज पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट ने बिल रिटर्न किया, प्रेसिडेंट ने बोला कि इसको ध्यान से देखो, फिर से इसमें कुछ चेंजेस करो, ये बिल ठीक नहीं है। तो अब अगर पार्लियामेंट ने उस बिल में अमेंडमेंट किया या उस बिल में अमेंडमेंट नहीं किया, उसको वैसा ही रहने दिया, उसमें कोई चेंज नहीं लाया, और फिर से पास कर दिया और फिर से प्रेसिडेंट को दिया कि अब इसको पास कीजिए, तो प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ता है। प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, फिर उनको असेंट देना पड़ता है, चाहे उसमें चेंजेस किए चाहे नहीं किए। अगर एक बार फिर से आया ना सेम बिल कि अब करो इसको पास, तो फिर वो प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में वीटो पावर नहीं रहती है, तो इस केस में उनको असेंट देना पड़ेगा।
और ये कैसे हुआ था? ये एक 24th अमेंडमेंट एक्ट था 1971 का, जिसने ऑब्लिगेटरी कर दिया था प्रेसिडेंट को कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को जो है वो असेंट देना ही है। 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, इट मेड इट ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब अब उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, अब उनको करना ही करना है कि उनको असेंट देना ही देना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। तो फिर पर्पज क्या है वीटो पावर का? अगर आप वीटो पावर उनको दे रहे हो, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हो कि अगर वो रिटर्न करेंगे तो हम फिर से वो वापस करेंगे बिना असेंट, बिना कोई चेंज किए बिल को हम वापस कर देंगे, और फिर उनको करना ही करना पड़ेगा, तो फिर पर्पज क्या है वीटो का? तो फिर इसको पावर कहते क्यों हैं? ये तो टूथलेस है। ये तो बस भौंकने वाला है, काटने वाला तो है नहीं, सिर्फ ये बातें करता है। वीटो पावर का क्या मतलब है? तो ऐसा नहीं है। वीटो पावर का पर्पस ये नहीं है कि बिल को रोक देना है या उसको सेंटरिंग देना है। वीटो पावर का मतलब, इसका पर्पस ये है कि प्रिवेंट करनी है ऐसी लेजिस्लेशंस, ऐसे कानूनों को बनने से रोकना है। प्रिवेंट लेजिस्लेशंस, ऐसे कानूनों को बनने से रोकना है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कि भाई आप सोच लीजिए फिर से, आप सही नहीं कर रहे हैं, आपको मैं एक और मौका देता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं है, आप एक बार इसको फिर से रिकंसीडर कीजिए। उसके लिए वीटो पावर का पर्पस है। वो वीटो पावर का पर्पस है कि आप एक बारी उनको गाइड करो, पार्लियामेंट को, उनको एक बारी रास्ता दिखाओ कि ये आप जो दे रहे हैं ये सही नहीं है। और अगर पार्लियामेंट में, अगर प्रेसिडेंट जो है अगर वो वीटो पावर यूज करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रेसिडेंट की वीटो पावर यूज करना ही बहुत बड़ी बात है। वो इसी तरह से ऐसे हर बिल को वीटो पावर नहीं करते रहते, वीटो वीटो नहीं करते रहते, खेलते रहते। उनका अगर उन्होंने वीटो यूज किया तो दैट इज अ बिग स्टेटमेंट, ये न्यूज में छा जाएगा। ये हर जगह दुनिया में एक बहुत बड़ी न्यूज बन जाएगी कि पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया गया जिसको उन्होंने वीटो कर दिया प्रेसिडेंट ने, चाहे उसको माने ना माने, लेकिन दिस इज अ बिग थिंग। वीटो एक बहुत बड़ी चीज होती है प्रेसिडेंट जब किसी बिल को वीटो कर देते हैं तो इसलिए किसी लेजिस्लेशन को प्रिवेंट करना जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके लिए वीटो पावर का पर्पस है। और जो हेस्टी बिल्स होते हैं ना, हेस्टी मतलब जो जल्दबाजी में पास किए जाते हैं एकदम जल्दी जल्दी, और इल कंसिडर्ड मतलब उनको ध्यान से उनको डिबेट नहीं होती, उस पर स्क्रूटनाइज नहीं होते, उनको ध्यान से देखा नहीं होता, उनको ध्यान से डिस्कस नहीं किया होता, तो उस तरह के जो बिल्स होते हैं, इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशंस होती हैं, हेस्टी लेजिस्लेशंस होती हैं, उनको रोकने के लिए भी पर्पस जो वीटो है वो ये पर्पस अपना ये पर्पस है वीटो का। ये दो पर्पस के, हेस्टी लेजिस्लेशंस जो जल्दी जल्दी बन जाती हैं एकदम, जल्दी का काम शैतान का कहते हैं ना, तो शैतानी काम जो जल्दी जल्दी करना चाहती हैं हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, और उसको रोकने के लिए, और कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशंस को रोकने के लिए वीटो का यूज किया जाता है। अब देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वीटोज। देयर इज एब्सोल्यूट वीटो, देयर इज सस्पेंसिव वीटो, एंड देयर इज पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? जब प्रेसिडेंट के पास एक पावर है, जब वो अपने असेंट को विदहोल्ड कर लेते हैं, है ना? जब वो अपने असेंट को विद होल्ड कर लेंगे, मतलब अपने पास ही रखेंगे, ना उस असेंट को, ना उसको रिजेक्ट करेंगे, ना उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो विद होल्ड करेंगे, रोक लेंगे अपने असेंट को, तो उस समय एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है, उसको एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। ये यूजुअली प्राइवेट मेंबर, जो प्राइवेट मेंबर, मैंने क्या बोला, प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? जो मिनिस्टर नहीं होते हैं। अब जो मिनिस्टर नहीं है तो उसका बिल पास होना है वैसे मेजोरिटी सरकार में बहुत मुश्किल होता है, तो प्राइवेट मेंबर के बिल को रोक लेते हैं, विदहोल्ड कर लेते हैं, ना उस पर मंजूरी देते हैं, ना उसको रिजेक्ट करते हैं। उस केस में ये वीटो लगाया जाता है, एब्सोल्यूट वीटो। इसके बाद सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? ये प्रेसिडेंट की वो पावर है जब वो बिल को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न बिल को रिटर्न कर देते हैं पार्लियामेंट को, कि इसको रिकंसीडर करो, इस बिल को रिकंसीडर करो, फिर से देखो, ये बिल मेरे को पसंद नहीं आया, ये बिल कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट जो हैं एक बारी रिटर्न कर दिया बिल को, उसके बाद अगर जो पार्लियामेंट है वो फिर से उसी बिल को वापस भेजे, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, चाहे उसमें अमेंडमेंट किया हो, चेंजेस किए हों, चाहे नहीं किए हों, तो
उस समय फिर उनको वो देना पड़ेगा एसेंट। तो सस्पेंसिव वीटो जो है ना, सस्पेंसिव वीटो को ओवरराइड किया जा सकता है। ओवरराइड किया जा सकता है कैसे? कि अगर आप फिर से वही बिल वापस भेज दो अमेंडमेंट के साथ, अमेंडमेंट के बिना, तो उस बिल को हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्हें पास करना ही पड़ेगा, फिर वो उसको वीटो नहीं लगा सकते। एब्सोल्यूट वीटो में तो उन्होंने होल्ड कर लिया, रोक ही लिया। आप वापस ही नहीं दे रहे, तो आप वापस, जब प्रेसिडेंट आपके बिल को रिटर्न ही नहीं कर रहे, तो आप फिर से कैसे दोगे प्रेसिडेंट को बिल असेंट के लिए? तो रोक लिया ना उन्होंने, एब्सोल्यूट। अब रुक गया बिल, रुक गया, खत्म, है ना? लेकिन सस्पेंसिव वीटो में क्या है, वो रिकंसिडर करने के लिए वापस देंगे, तो आपकी पावर है पार्लियामेंट की कि उन्होंने वापस कर दिया, अब कुछ नहीं यूज कर सकते प्रेसिडेंट। अब आप उस वीटो को ओवरराइड करके, अब आप उस वीटो को हटा के अपने रास्ते से, अब आपके ऊपर कोई वीटो नहीं यूज हो सकती। अब जो है प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है कि जो हमारा आर्टिकल 111 मैंने आपको अभी ये ऊपर बताया ना, जो हमें एसेंट देने की पावर देता है, जो एसेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के एसेंट के बारे में बात करता है, अपना ये आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट के एसेंट की बात करता है कि प्रेसिडेंट बिल को एसेंट देंगे, किस तरह से देंगे। तो उसमें ना कहीं पे ना ये टाइम लिमिट नहीं दी गई कि प्रेसिडेंट को बिल जो है कितनी देर में वापस करना है। The Constitution does not prescribe any time limit for the president to give his or her assent to a bill. चाहे वो पार्लियामेंट ने पास करके असेंट पार्लियामेंट ने पास करके ऑब्वियसली भेजा है प्रेसिडेंट को असेंट देने के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं टाइम लिमिट नहीं है। तो पॉकेट वीटो क्या करता है? पॉकेट वीटो पोस्टपोन कर देता है बिल को फॉर एन इनडेफिनिट टाइम। पोस्टपोन्स द एक्शन, मतलब ना वो ना वो रिटर्न कर रहे हैं, ना वो विदहोल्ड कर रहे हैं, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया एक्शन को, कोई एक्शन ही नहीं लिया उस पे। और कितनी देर के लिए पोस्टपोन द एक्शन? फॉर इनडेफिनिट टाइम, कितने भी समय के लिए वो ये काम, वो ये वीटो को यूज कर सकते हैं, फॉर एन इनडेफिनिट टाइम, है ना? तो इसको पॉकेट वीटो कहा जाता है कि उन्होंने अपने पॉकेट में डाल लिया, अब पता नहीं कहाँ गया, अब मिलेगा ही नहीं, अब कोई टाइम ही नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो में तो ऐसा है ना कि अगर उन्होंने विथहोल्ड कर दिया, तो क्या पता उनका थोड़ी देर के बाद ऐसा हो सकता है, नॉट, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द केस, इस केस में तो बिल एक्ट बनता ही नहीं है एब्सोल्यूट में। लेकिन हो सकता है ना कि प्रेसिडेंट का मन बदल जाए, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको कह दे कि आप ऐसा कीजिए, क्योंकि उन्होंने तो नहीं है एड एंड एडवाइस पे काम करना है। तो इसमें क्या है कि पॉकेट वीटो में ना वो इनडेफिनेट टाइम के लिए चला जाता है, खो जाता है, मतलब अब आप बता नहीं सकते। इनडेफिनेट टाइम ये है कि आपको वापस कर भी सकते हैं वो, अगर उनका मन चेंज कर लिया तो, लेकिन इनडेफिनेट टाइम है ना, फिर टाइम पे कोई रोक नहीं है, तो वो पॉकेट वीटो हो जाता है कि इस पे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो अपना कब असेंट देते हैं आपको। वो ये भी नहीं कहते कि मैंने विथहोल्ड कर लिया है। पॉकेट वीटो में वो ये नहीं कहते। एब्सोल्यूट वीटो में वो बोलेंगे ना कि मैंने अपना असेंट विथहोल्ड कर लिया, मैंने रोक लिया अपना असेंट, ना मैं दूंगा ना रिजेक्ट करूंगा। एब्सोल्यूट वीटो में ऐसा है। पॉकेट वीटो में है कि उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, वो बता ही नहीं रहे कुछ। अब वो इंडेफिनिट टाइम के लिए, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैं दे रहा हूँ, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैं असेंट दे रहा हूँ, उन्होंने ये भी नहीं बताया मैं रिटर्न कर रहा हूँ, उन्होंने ये भी नहीं बताया मैं विथहोल्ड कर रहा हूँ, उन्होंने एक्शन ही रोक लिया। कोई एक्शन ही नहीं लिया उस पर, ना विथहोल्ड किया, ना रिटर्न किया, ना एक्सेप्ट किया। उन्होंने एक्शन को ही पोस्टपोन कर दिया, और कितनी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया? फॉर इनडेफिनिट टाइम, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कितने भी टाइम के लिए कर सकते हैं। तो ये आ जाती हैं वीटो पावर्स। अब प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है स्टेट लेजिस्लेशन पे, मतलब स्टेट कोई लॉ पास करता है तो उस पे क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट? अब ये है कि जब एक बिल स्टेट लेजिस्लेचर में पास किया जाता है, तो उसको गवर्नर जो है, वो गवर्नर का जो है पावर है, वो गवर्नर का अपना जो उनका खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन है ये, कि वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। प्रेसिडेंट की, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट
can reserve a bill for the consideration can reserve a bill for the consideration of the president. गवर्नर कैन डू दैट जब आप मैंने बताया ना आपको मैंने कल भी कहा था जब आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो सेम स्टेट लेजिस्लेचर भी उसी लाइंस पे है उधर भी ऐसे ही बिल पास होते हैं उधर भी ऐसे ही रेजोल्यूशन मूव किए जाते हैं तो सेम उसी तरह जैसे आप गवर्न प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन के लिए प्रेसिडेंट की असेंट के लिए देते हैं वहां पे भी गवर्नर की असेंट के लिए होता है तो उसमें क्या है कि गवर्नर क्या कर सकते हैं कि किसी बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए कि ये बिल को ना हम प्रेसिडेंट को एक बार दिखाएंगे तो अब इसमें फिर से प्रेसिडेंट की पावर आ सकती है या तो वो अपना असेंट देते हैं प्रेसिडेंट या तो वो विदहोल्ड कर लेते हैं अपना असेंट प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को कहते हैं वो गवर्नर को क्या कहते हैं या फिर गवर्नर को कहते हैं क्या कि रिटर्न कर दो बिल को प्रेसिडेंट गवर्नर को कहते हैं बिल को रिटर्न कर दो एंड अगेन देर इज एन एक्सेप्शन कि मनी बिल के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता मनी बिल के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता अब इसके बाद बिल अगर फिर से स्टेट लेजिस्लेचर पास कर देता है विद और विदाउट अमेंडमेंट्स एंड अगेन प्रेजेंट कर देता है प्रेसिडेंट के सामने तो उस समय प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट इसमें बहुत जरूरी चीज है कि अगर वो रिटर्न कर देते हैं ना तो रिटर्न के बाद अगर स्टेट अगेन passes the bill and sends for his assent, then the president उस समय जो प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट यूनियन लेजिस्लेचर में क्या देखा था कि प्रेसिडेंट को असेंट देना ही देना पड़ेगा लेकिन स्टेट में प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट स्टेट में ही इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट और फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई है कि स्टेट बिल्स पे डिसीजन लेना है तो उसमें कितना टाइम चाहिए प्रेसिडेंट को कोई टाइम लिमिट नहीं है उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट की कुछ मिलिट्री पावर्स आती हैं प्रेसिडेंट को कमांडर इन चीफ कहा जाता है उनके पास कमांड होती है हमारी सारी फोर्सेस की तो इंडियन आर्म फोर्सेस की सारी फोर्सेस के कमांडर इन चीफ कहा जाता है उनको और वही जो हैं अपॉइंट करते हैं हमारे चीफ अपॉइंट्स प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस प्रेसिडेंट ही करते हैं और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है टू डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस या तो आपने जंग करनी है या आपने किसी के साथ संधि करनी है या आपने किसी के साथ अपना पीस बनाए रखना है तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डू दैट विद एनी कंट्री लेकिन अगेन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर डिप्लोमेटिक पावर्स क्या है कि जब हमारा देश कोई ट्रीटीज साइन करता है ट्रीटीज हमने देखा है ना देश जब कोई ट्रीटी साइन करता है किसी दूसरे देश के साथ तो फॉरेन कंट्री के साथ तो उस पे साइंड जो साइंड होती है ना वो जो साइन होता है वो साइंड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट उस पे प्रेसिडेंट के नाम के साइन होते हैं जब कोई ट्रीटी साइन की जा सकती है की जाती है उसके बाद सेम जो डिप्लोमेट्स होते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्लोमेट्स मतलब डिप्लोमेट्स हो गए जो हमारे देश के डिप्लोमेट्स हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमारे देश के एम्बेसडर्स हैं वो फॉरेन कंट्री में हैं तो उनको जो अपॉइंट करने का काम है वो भी प्रेसिडेंट करते हैं फाइनेंशियल पावर्स मैंने बताया था मनी बिल्स जो हैं मनी बिल्स जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उसके लिए पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की तो वो मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूँ उसके बाद कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है उसके उसमें से एडवांस अगर निकालना है कुछ कोई अनफोर्सीन
कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, सॉरी मेरे को लगता है मैंने कंसोलिडेटेड बोल दिया। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए एडवांसेस, कोई एक्सपेंसेस निकालने हैं, तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट पैसा निकाल सकते हैं। और बजट जो है, वो बजट जो है वो ले करते हैं प्रेसिडेंट। ही लेज डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम यूनियन बजट बोलते हैं, उसको पार्लियामेंट के सामने जो है रखते हैं प्रेसिडेंट। उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूट मतलब फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, जो हर कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 इयर्स, हर 5 साल, जो 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन बनता है, वो हमारे प्रेसिडेंट बनाते हैं, जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग यूनियन एंड स्टेट्स, है ना। इसके बाद इमरजेंसी पावर्स हैं कुछ प्रेसिडेंट की, जैसे मैंने बताया था अंडर आर्टिकल 352, स्टेट की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। 352 से आर्टिकल 360 तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। तो जो है प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं। प्रोक्लेम मतलब घोषणा करते हैं, प्रेसिडेंट घोषणा करते हैं किसकी? 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की। हमारी आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल इन केस ऑफ स्टेट्स, जब स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगता है, और आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो इमरजेंसी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की। उसके बाद कुछ जुडिशियल पावर्स हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं कैन सीक एडवाइस एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मसले पे एडवाइस करने के लिए कह सकते हैं, उनकी एडवाइस ले सकते हैं। the president, he or she can seek advice from the supreme court on any question। किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ, कानूनी कोई क्वेश्चन है, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ली जा सकती है बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑर्डर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप हमें ये इस चीज के बारे में एडवाइस करें। और जो एडवाइस होती है वो नॉट बाइंडिंग होती है। जरूरी नहीं है कि प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो उस एडवाइस को माने या ना माने, ठीक है ना। और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास कुछ पार्डनिंग पावर्स होती हैं। पार्डनिंग पावर्स मतलब माफ। प्रेसिडेंट किसी किसी चीज के अंडर सजाओं को माफ कर सकते हैं। आर्टिकल जो 72 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्डनिंग पावर्स प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को। ये पार्डनिंग पावर्स कब लगाई जा सकती हैं? जब कोई स्टेट यूनियन, जब कोई ऑफेंस जो है वो यूनियन लॉ के अगेंस्ट किया जाता है। देर आर 3 कंडीशंस। प्रेसिडेंट जो पार्डन करते हैं वो तब कर सकते हैं इफ पनिशमेंट, जो पनिशमेंट कहाँ पे दी जाती है? इफ पनिशमेंट, अगर क्राइम की जो पनिशमेंट है वो 3 तरह से दी गई है। 3 तरह से दी गई है मतलब अगर वो किसी ऑफेंस के लिए दी गई है, जो ऑफेंस, जो जुर्म आपने यूनियन लॉ के लिए किया है, यूनियन लॉ यानी हमारे भारत के किसी कानून के खिलाफ किया है, यूनियन के खिलाफ, सेंटर के लॉ के खिलाफ, कोई कानून के खिलाफ आपने अपराध किया है, उस अपराध के लिए अगर मार्शल कोर्ट में कोई सजा मिली है, मार्शल कोर्ट यानी जो हमारे अपना मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, उनमें अगर कोई सजा मिली है, तो उसके लिए हमारे प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं। और अगर कोई डेथ पनिशमेंट मिली है, डेथ की कोई सजा मिली है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट हमारे कर सकते हैं पार्डन। इसका रीजन क्या है? अगर सपोज हमारी जुडिशरी से कोई एरर, कोई गलती हो जाए, तो उस गलती को सुधारने के लिए हमारा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको ये पावर दी गई है। और उसके बाद अगर कोई प्रेसिडेंट समझते हैं कि काफी आपने सख्त पनिशमेंट दे दी किसी कार्रवाई के लिए, किसी अपराध के लिए, कोई बहुत ही आपने अनड्यूली हार्श, मतलब आपने बहुत ही कुछ अतः जो है कि पनिशमेंट दे दी है, तो उस रीजन के लिए ये हमारी पार्डनिंग पावर, ये माफी की जो माफ करने की जो ताकत है, हमें प्रेसिडेंट हमारे प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ये रीजंस, 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से ये दी गई है प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट की पावर्स की ना कुछ टाइप्स हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर्स। पहला होता है पार्डन। जब प्रेसिडेंट पार्डन देते हैं ना, तो जो पनिशमेंट होती है,
जो भी कोई सेंटेंस होती है, कोई कोई ऐसी सजा होती है, और कोई भी अ, मतलब किसी तरह की भी अगर सजा हो सकती है, तो पार्डन में क्या होता है, वो नलीफाई हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो सजा खत्म हो जाती है पार्डन में पूरी तरह से। अगर रेस्पाइट है, रेस्पाइट दूसरी पावर है कि एक कम सजा दी जाती है। अगर आपको कोर्ट ने कोई बड़ी सजा सुनाई है तो उसके बदले एक कम सजा दी जाती है ओरिजिनल से। उस पावर को यूज करते हैं, रिस्पाइट की पावर, पार्डनिंग पावर को यूज करके आपकी सजा थोड़ी कम की जा सकती है। और ये तब होता है कि अगर किसी जो अपराधी है उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, अगर वो उस तरह की सजा को नहीं वो हार्श है उसके लिए, या फिर कोई फीमेल जो है हमारी, कोई ऑफेंडर, कोई फीमेल अपराधी है और वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उस केस में हमारा ये रेस्पाइट मतलब सजा को कम कर दिया जाता है। उसके बाद आता है रेप्राइव। रेप्राइव क्या है कि जब रेप्राइव की पावर यूज की जाती है तो टेम्परेरली टेम्परेरली सस्पेंड हो जाती है पावर। सस्पेंड हो जा पावर नहीं, सॉरी, सजा, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। मतलब जो भी आपकी सजा चल रही होती है, अगर रिप्राइव हो गई तो एक टेम्परेरी टाइम के लिए उस सजा को रोक दिया जाता है। ये पर्टिकुलरली डेथ पेनल्टी के लिए किया जाता है कि अगर आपको सपोज डेथ मिलने वाली है, डेथ पेनल्टी मिलने वाली है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको थोड़े पिटिशन, आपको थोड़ा अपना केस लड़ने के लिए थोड़े अपने एक हायर जुडिशरी, एक हायर कोर्ट में आपको अपना एक हायर, हायर तो क्या ही हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन आपको लगता है कि आपको कुछ और सबूत या गवाह इकट्ठे करने हैं, या ऐसा कुछ लग सकता है कि आपके इसमें कुछ रह गया है, कुछ और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए, तो उस केस में आपकी सजा रोक दी जाएगी अंडर पार्डनिंग पावर रेप्राइव जो है हमारे प्रेसिडेंट की। रेमिट जो है सेंटेंस की लेंथ को कम करता है। ये सेंटेंस की सेंटेंस लेंथ इज सेंटेंस लेंथ इज रिड्यूस्ड। मतलब आपकी जो सजा है, उसकी जो अवधि है, उसका जो टाइम पीरियड है, उसको कम कर देगा, लेकिन जो पनिशमेंट है ना वो उसी तरह से रहेगी। पनिशमेंट जो है वो उसी तरह से रहेगी, पनिशमेंट ओरिजिनल रहेगी। मतलब अगर आपको सपोज कर दिया जाए कि आपको 2 साल की सख्त सजा मिली है, स्ट्रिक्ट इम्प्रिजनमेंट मिली है, तो उसको 1 साल की कर देंगे, लेकिन इम्प्रिजनमेंट स्ट्रिक्ट ही रहेगी। 2 साल से 1 साल कर दिया जाएगा, लेकिन सजा जो है वो सख्त ही रहेगी। कम्यूट जो है, कम्यूट जो पांचवी हमारी अ, हमारे प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है, उसमें क्या है कि जो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है ना, कि उस ऊपर वाले में, इसमें लिमिट में पनिशमेंट ओरिजिनल थी, लेकिन इसमें फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो कम्यूट है उसमें फॉर्म ऑफ पनिशमेंट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है फॉर अ लाइटर, लाइटर फॉर्म। मतलब सख्त सजा को थोड़ा कम किया जा सकता है, थोड़ा नरम किया जा सकता है। जैसे आपको डेथ पेनल्टी दे दी गई, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदला जा सकता है, उम्र कैद में बदला जा सकता है कि डेथ पेनल्टी मत दीजिए, इसको उम्र कैद दे दीजिए। मतलब हार्श जो सजा थी, जो सख्त सजा थी, उसको थोड़ा हार्श हार्शनेस को उसको थोड़ा सॉफ्ट कर दिया, उसको सजा को थोड़ा सजा का, पनिशमेंट का जो फॉर्म है उसको चेंज कर दिया। लेकिन ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले रेमिट में क्या था, उसमें सजा का नेचर, सजा का पनिशमेंट का जो फॉर्म है उसको चेंज नहीं किया गया था, ड्यूरेशन कम किया गया था। इसमें ड्यूरेशन का कोई सीन नहीं है, इसमें आपकी सजा ही थोड़ी नरम कर दी जाती है, थोड़ी हार्शनेस उसकी घटा दी जाती है। अब पावर जो है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, वो गवर्नर की पार्डनिंग पावर से डिफरेंट कैसे है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम गवर्नर? तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं प्रेसिडेंट का, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं गवर्नर का, है ना? तो प्रेसिडेंट से गवर्नर की पार्डनिंग पावर अलग कैसे है? अब वो आपको बताता हूं मैं, कि जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है ना, ये
कोर्ट मार्शल को इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब कोर्ट मार्शल अगर होता है तो ये कोर्ट मार्शल के मिलिट्री लॉ में होता है। अगर कोर्ट मार्शल हो जाता है ना मिलिट्री वालों का, तो अगर कोर्ट मार्शल है तो उसको पार्डन कर सकते हैं, उसको माफ कर सकते हैं। ये जो हमारे गवर्नर है ना, ये ऐसा नहीं कर सकते। गवर्नर कैन नॉट पार्डन सेंटेंसेस जो कि कोर्ट मार्शल से होती हैं। उसके बाद ये डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं। डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस माफ कर सकते हैं। लेकिन हमारे गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंसेस। ये सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं, या फिर रेमिट कर सकते हैं, या फिर कम्यूट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को, लेकिन पार्डन नहीं कर सकते। बिल्कुल निहायती माफ नहीं कर सकते बिल्कुल आपकी डेथ सेंटेंस को। तो इसके बाद अगला टॉपिक आपका वाइस प्रेसिडेंट है, वो हम इस क्लास के दूसरे पार्ट में बनाएंगे। क्लास सेम रहेगी, इसका दूसरा पार्ट आएगा, एक छोटा पार्ट होगा जिसमें हम वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर को डिस्कस करेंगे। यहाँ आपका प्रेसिडेंट खत्म हो जाता है। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, काफी इंटरेस्टिंग क्लास थी ये। एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए गॉड स्पीड।